रैंक 9 के विशेषज्ञों को खुश करना आसान नहीं था। भले ही वे अपने ही कबीले के 9वें रैंक के विशेषज्ञ हों, यह कोई आसान काम नहीं होगा। यह इस बात पर निर्भर करता था कि क्या लाभ इतने बड़े थे कि वे कार्य कर सकें। यदि उन्हें लुभाया जा सकता है तो रैंक 9 विशेषज्ञ को स्थानांतरित होने के लिए कहा जा सकता है। महाद्वीप पर कल्पित बौनों के जीवन जादू के अलावा किसी ने पौधों और जानवरों के विकास का अनुकरण करने से संबंधित ऐसी किसी भी क्षमता के बारे में नहीं सुना होगा। यदि किसी के पास वास्तव में इस प्रकार का जादू होता तो वे बड़े कुल इसे लूटने का प्रयास करते। हालांकि यह रहस्यमयी जादू देखने में आम लगता था, लेकिन इसका असर कम नहीं होता था। झाओ हाई का वर्तमान उपयोग कुछ निम्न स्तर के कृषि उत्पादों के लिए था, जो इसकी जांच करने का एक गलत तरीका था। यदि बड़े कुलों के पास ये रहस्यमय जादू होता तो इसका उपयोग बहुत सारे उन्नत जादुई पौधों को उगाने के लिए किया जाता, जिन्हें वे बाद में बड़ी संख्या में औषधीय दवाओं में परिष्कृत करते। ये औषधियां बहुत महंगी थीं और किसी विशेषज्ञ की रैंकिंग को भी बढ़ावा दे सकती थीं। यदि एक बड़े कबीले ने इस रहस्यमय जादू में महारत हासिल कर ली तो यह संभव होगा कि थोड़े ही समय में वे बड़ी संख्या में उस्तादों को प्राप्त कर सकें। कबीले की ताकत तेजी से बढ़ेगी। ऐसा प्रलोभन सचमुच बहुत ज्यादा था। क्वीन जॉन के अनुसार, जिनके पास कई वर्षों का अनुभव था, जब उन्होंने ग्रीन के विभिन्न स्पष्टीकरणों को सुना तो उन्होंने साहपूर्वक अनुमान लगाया कि झाओ हाई ने संभवतः ऐसी विधि में महारत हासिल कर ली है जो पौधे की परिपक्वता को तेज कर सकती है। क्वीन जॉन के लिए अंतरिक्ष जैसी किसी चीज के बारे में सोचना असंभव था। ग्रीन ने यह भी कहा था कि झाओ हाई ने रहस्यमय परिष्कृत जादू से मरे हुए लोगों को परिष्कृत किया, जिससे क्वीन जॉन को यह गलतफहमी हो गई। उन्होंने सोचा कि झाओ हाई ने संभवतः औषधीय दवाएं बनाने में महारत हासिल कर ली है और संभवतः झाओ हाई के पास अपनी स्वयं की शोधन तकनीक थी। फार्मेसी और कीमिया आम लोगों की नजर में बहुत रहस्यमय थे। यहां तक कि क्वीन जॉन जैसे मास्टर को भी अब भी लगता था कि वे रहस्यमय हैं। उनकी नजर में ये मास्टर फार्मासिस्ट और कीमियागर पागल लोगों का एक समूह थे, एक ऐसी भीड़ जो सब कुछ सोचती थी और कुछ भी करने की हिम्मत रखती थी। और एक काला जादूगर जो कीमिया या फार्मेसी कर सकता है वह सबसे पागल होगा। ये लोग कुछ भी घटित कर सकते हैं, इसलिए आपको कभी पता नहीं चलेगा। कीमियागरों और फार्मासिस्टों ने हर तरह की अजीब और असामान्य चीजें बनाई। इसके अलावा महाद्वीप में बहुत सारी औषधियां काफी लोकप्रिय थीं। फार्मासिस्टों ने अनजाने में खोजें की या परिणाम प्रयोगात्मक विफलताओं से उत्पन्न हो सकता है। यदि ऐसा है तो झाओ हाई द्वारा बनाई गई एक चिकित्सा दवा हो सकती है जो पौधे की परिपक्वता को तेज कर सकती है। उसे यह अजीब नहीं लगा। क्वीन जॉन ने नहीं सोचा था कि झाओ हाई एक योगिनी हो सकती है। किसी को पता होना चाहिए कि एक योगिनी प्रकृति की प्रिय थी। वे जीवन के जादू के साथ पैदा हुए थे और इस तरह वे जीवन से प्यार करते थे। ठीक इसी वजह से वे काले जादूगरों से नफरत करते थे, हालांकि उन्होंने सक्रिय रूप से उन पर हमला नहीं किया। दूसरी ओर वे उनसे कोई संपर्क नहीं रखेंगे और किसी भी प्रकार का काला जादू नहीं सीखेंगे। झाओ हाई एक काला जादूगर था, यह अपने आप में साबित करता है कि वह योगिनी नहीं था। लॉरा को भी इस मामले के महत्व का पता था, इसलिए उसने सिर हिलाया और कहा, निश्चिंत रहें दादाजी क्वीन, मैं इसके बारे में बात नहीं करूंगा, लेकिन श्री झाओ हाई वास्तव में औसत काले जादूगर से काफी अलग हैं। यदि उसके पास इतने सारे मरे हुए लोग नहीं होते तो मुझे विश्वास नहीं होता कि वह एक काला जादूगर हो सकता है। काले जादूगरों को जीवन की कोई परवाह नहीं होती है ना? मिस्टर झाओ हाई दूसरों से अलग क्यों हैं? क्वीन जॉन अभी भी मुस्कुरा रहे थे। सभी काले जादूगर जीवन की उपेक्षा नहीं करते हैं और प्रकाश जादूगर भी आवश्यक रूप से उज्ज्वल नहीं होते हैं। एक प्रकाश जादूगर का दुष्कर्म काले जादूगरों से अलग नहीं है, लेकिन वे चमकदार रोशनी की परत से ढके होते हैं। लॉरा ने सिर हिलाया। वह सही था। इससे पहले जब गारन ने झाओ हाई के साथ भेदभाव किया था तो उसने सोचा था कि वह घृणित था। क्वीन जॉन ने जो कहा उसे सुनने के बाद स्वाभाविक रूप से उसे नहीं लगा कि यह गलत है। आग महाद्वीप में आस्था बहुत मुफ्त है। कुछ लोग प्रकाश के देवता में विश्वास करते थे, कुछ लोग जीवन की देवी में विश्वास करते थे और जादूगरों की अपनी अलग अलग मान्यताएं थीं। बहुत से लोग राक्षस डियाब्लो पर भी विश्वास करते थे। लॉरा की अपनी आस्था शूरवीरों के देवता में थी। स्वाभाविक रूप से इसका मतलब यह था कि प्रकाश जादूगर हमेशा अच्छे नहीं हो सकते। क्वीन जॉन लॉरा की ओर मुड़े और कहा, लॉरा, तुम अभी परसेल कबीले में जाओ। उन्हें इस मामले के बारे में बताएं, केवल हमें इसके बारे में जानना बुरा है। जैसे ही कुछ लोग ये खबर जारी करते हैं कि इका के मैदान कुछ भी उत्पादन नहीं करेंगे तो इससे भारी दहशत फैल जाएगी। हर कोई अपने लिए बचत करने के लिए अनाज खरीदना शुरू कर देगा, जिससे अनाज की बड़ी मांग पैदा होगी। भले ही श्री झाओ हाई हमारा समर्थन करें, ये व्यर्थ होगा। जब वह समय आएगा परसेल कबीले को आगे आना चाहिए। एक अभिजात वर्ग के नाम पर उन्हें हर किसी को भावनात्मक रूप से अधिक स्थिर महसूस कराना चाहिए। बाजार को स्थिर करने का यही एकमात्र तरीका होगा। लॉरा ने सिर हिलाया। वह निया की ओर मुड़ी और बोली, निया, उनसे कहो कि वे गाड़ी तैयार करें। हम तुरंत परसेल कबीले में जाएंगे। अगर यह सब ठीक रहा तो परसेल परिवार भारी नुकसान से बच जाएगा और हम परसेल डची में सबसे बड़ी फर्म बन जाएंगे। लगभग अनुपालन किया, घूमा और भाग गया। क्वीन जॉन ने फी की मुस्कान दिखाई। वह बहुत स्पष्ट था। लॉरा हमेशा से चाहती थी कि हिगनबाना फर्म परसेल डची की सबसे बड़ी फर्म बने। तभी उसके पास अपने माँ की डेल कबीले से शर्तों के बारे में बात करने की योग्यता होगी। अब परसेल डची में सबसे बड़ी फर्म बनने का अवसर यहाँ था। क्वीन जॉन भी जानते थे कि इस बार यह बहुत खतरनाक था। बड़ी कंपनियां बहुत अधिक धनराशि निवेश करके बहुत तैयार थीं। अगर इस वक्त लॉरा को सच में सस्ता खाना मिल पाता तो ये उनके लिए बड़ा खतरा था। ये सुनिश्चित करने के लिए कि वे सफल होंगे, बड़ी कंपनियां कुछ गुप्त तरीकों का सहारा ले सकती हैं। यही कारण है कि क्वीन जॉन ने लॉरा को तुरंत परसेल कबीले से संपर्क करने के लिए कहा। इस मौजूदा स्थिति में परसेल कबीला शामिल था, जो अब खतरे से बाहर था। यदि लॉरा इस समय उन्हें ऐसा अवसर प्रदान करती है तो वे निश्चित रूप से उन्हें अधिक महत्व देंगे। वे निश्चित रूप से लॉरा को सुरक्षा प्रदान करेंगे और उसे घायल नहीं होने देंगे। उन बड़ी कंपनियों की ताकत निश्चित रूप से जबरदस्त थी। हालांकि परसेल डची के भीतर लॉरा को परसेल कबीले द्वारा संरक्षित किया जाएगा। यह एक महान विरासत वाला कबीला था और रैंक 9 के विशेषज्ञ थे। भले ही वे कंपनियां असंतुष्ट हों, फिर भी वे कोई कदम उठाने की हिम्मत नहीं करेंगी। लॉरा की मुद्रा सीधी थी जब वह उस गाड़ी में बैठी थी जो परसेल कबीले के ग्रैंड ड्यूक की हवेली की ओर जा रही थी। ग्रैंड ड्यूक की हवेली कासा शहर के उत्तरी भाग में स्थित थी, जो एक बहुत विस्तृत क्षेत्र था। ये स्थान कबीले के मुख्य क्षेत्र का स्थान था। स्वाभाविक रूप से लॉरा अपने निष्कर्षों को और अधिक ठोस बनाने के लिए वह मक्का और कॉर्नमील भी ले आई जो ग्रीन ने उन्हें भेजा था। परसेल कबीले की ग्रैंड ड्यूक की हवेली शानदार थी। बाहरी दीवार लगभग 10 मीटर ऊंची थी, जिसमें शहर के द्वार जैसा एक विशाल द्वार था। फाटक के दोनों ओर बख्तरबंद योद्धाओं की पंक्तियां थीं।
उनमें से प्रत्येक के पास लंबे, मजबूत, लड़ाकू शरीर के साथ साथ रैंक 6 की न्यूनतम ताकत थी। उन्होंने ग्रीन के समान शैली में हेलमेट और कवच पहना था। हेलमेट में आकाश की ओर नुकीले 2 घुमावदार सींग थे जो एक शक्तिशाली रूप देते थे। उनके हाथ लंबे हैंडल वाली दोधारी कुल्हाड़ियों पर टिके हुए थे। उनमें से प्रत्येक हथियार का वजन लगभग 50 किलोग्राम था, जो कि एक बहुत ही भारी हथियार था। ये सैनिक युद्ध के लिए तैयार लग रहे थे। उनकी शक्ल लोहे इस्पात के किले के समान थी। गेट हाउस के ऊपर एक विशाल बेनियू प्रतीक लटका हुआ था। ये प्रतीक चिन्ह चांदी का था। महाद्वीप पर प्रतीकों ने एक बहुत ही विशिष्ट रंग योजना का पालन किया। सुनहरे रंग के प्रतीक शाही कबीले का प्रतिनिधित्व करते थे। चांदी के प्रतीक बड़े कुलीन कबीले के उपयोग के लिए थे। नीला प्रतीक सामान्य कुलीनों के लिए थे और काले प्रतीक अर्ध अभिजात वर्ग के लिए थे। लौरा की गाड़ी ग्रैंड ड्यूक की हवेली के सामने रुकी। ग्रैंड ड्यूक की हवेली से एक नौकर तुरंत दरवाजे से बाहर भागा। ये योद्धा सुरक्षा के लिए जिम्मेदार थे, इसलिए मेहमानों का स्वागत करना उनका काम नहीं था। नौकर लौरा की गाड़ी के सामने रुका और तुरंत झुक गया। आपका स्वागत है, मिस लौरा, ग्रैंड ड्यूक की हवेली में। क्या मैं जान सकता हूं कि आपका महिलात्व यहाँ किस लिए है? सियल, जो गाड़ी के पास था, अपने घोड़े से नीचे कूद गया। उन्होंने नौकर से कहा, युवा महिला के पास तत्काल मामला है और उसे आपके स्टर्न बुजुर्ग से बात करने की जरूरत है। क्या बुजुर्ग अभी यहीं है? उद्धरण चिन्ह। चाहे वह माँ के डेल कबीले का लौरा हो या डची के भीतर परसेल कबीला, दोनों को एक प्रमुख शक्ति माना जाता था। दोनों पक्ष एक दूसरे से बहुत परिचित थे और लौरा को नौकरों ने बहुत पहले ही पहचान लिया था। इस प्रकार सियल ने बहुत अधिक सुखद बातें नहीं कहीं। नौकर ने तुरंत सिर हिलाया और कहा, बुजुर्ग अभी वापस आए। मिस लौरा, कृपया अंदर आएं। ऐसा कहने के बाद लौरा की गाड़ी को ग्रैंड ड्यूक की हवेली की ओर निर्देशित किया गया। ग्रैंड ड्यूक की हवेली में प्रवेश करने पर एक सैन्य अभ्यास क्षेत्र था जो बड़ी कुलीन हवेली के बीच एक आम दृश्य था। इस बिंदु से कोई ये देख सकता है कि महाद्वीप के लोग वास्तव में सेना और उसके योद्धाओं का सम्मान करते हैं। लौरा सैन्य अभ्यास क्षेत्र में नहीं रुकी, बल्कि सीधे ग्रैंड ड्यूक की हवेली के अंदर चली गई। ये सैन्य अभ्यास क्षेत्र सिर्फ एक सैन्य अभ्यास क्षेत्र नहीं था, बल्कि इसका अपना रणनीतिक उद्देश्य था। युद्ध की स्थिति आने पर यह सैन्य अभ्यास क्षेत्र सैनिकों के लिए मंच बन सकता है। देखते ही देखते ये रण क्षेत्र में तब्दील हो सकता है। दूसरा द्वार महल का द्वार पार्किंग क्षेत्र था। सरल गाड़ी के साथ रुका। लौरा और नियर गाड़ी से नीचे उतरे और नौकर के पीछे चले गए जो उन्हें पार्लर के कमरे की ओर ले गया। सियल उसके पीछे पीछे चला। जिन मेहमानों को दूसरे गेट से अंदर आने की अनुमति थी, वे परसेल कबीले के करीब थे। दूसरे द्वार के बाद और तीसरे द्वार के आगे आंतरिक कक्ष था जहां परसेल कबीले के सदस्य रहते थे। यह एक ऐसा क्षेत्र था जिसमें कोई भी औसत व्यक्ति प्रवेश नहीं कर सकता था। लौरा पार्लर के कमरे में पहुंची और बैठ गई। नौकर ने तुरंत मालिक को बुलाया। स्टर्न बाहर से अंदर आया और लौरा तुरंत खड़ी हो गई और उन्होंने एक दूसरे का अभिवादन किया। लौरा ने स्टर्न से कहा, लौरा यात्रा करने की स्वतंत्रता लेती है और उसने आपको परेशान किया है, लेकिन एक महत्वपूर्ण मामला था, इसलिए मैं बुजुर्ग से मुझे माफ करने के लिए कहता हूँ। उद्धरण चिन्ह। स्टर्न ने मुस्कुराते हुए कहा, मिस लौरा बहुत विनम्र हैं। आप जब चाहें तब आ सकते हैं। मिस लौरा यहाँ किस लिए आई है? क्या ये अनाज का मामला है? लौरा ने मुस्कुराते हुए फिर कहा, बुजुर्ग वास्तव में भयंकर है और उसने वास्तव में इसका सही अनुमान लगाया है। इस मुद्दे पर प्रगति हुई है। स्टर्न, जो अभी अभी बैठा था, एक पल के लिए स्तब्ध रह गया। परसों वह लौरा से मिलने गया था और उसने कहा कि वह मदद नहीं कर सकती। केवल 2 दिनों के बाद लौरा ने अब कहा कि प्रगति हुई है, जो वास्तव में अप्रत्याशित थी। स्टर्न ने लौरा की ओर देखा और कहा, आप मजाक नहीं कर रही हैं, ठीक है, मिस लौरा? लौरा थोड़ा मुस्कुराई। यह मामला, मैं वास्तव में इसके बारे में मजाक नहीं कर सकता। मुझे वास्तव में एक खाद्य स्रोत मिल गया है, सिवाय इसके कि ये अनाज काफी अलग हैं। लौरा ने ताली बजाई और सियल ने तुरंत 2 बोरे निकाल लिए। लौरा ने बोरे खोले और स्टर्न को समझाया, यही वह अनाज है जो मुझे मिला है। इसे खाने योग्य बनाने की विधि बहुत सरल है। स्टर्न ने लौरा के हाथ से कागज ले लिया। उसकी नजर मकई के दानों और कॉर्नमील की बोरियों पर नहीं पड़ी, क्योंकि यह पहली बार था जब उसने ऐसे अनाज देखे थे। स्टर्न को पूरी तरह से ठीक होने में एक क्षण लगा और फिर उसने अपने हाथ में मौजूद कागज को ध्यान से पढ़ा। बहुत सारे शब्द नहीं थे और जब स्टर्न ने पढ़ना समाप्त किया तो विधि काफी सरल लग रही थी। पढ़ने के बाद स्टर्न ने कागज नीचे रखा और लौरा की ओर देखते हुए पूछा, मिस लौरा, ये अनाज कितने के होंगे? लौरा ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, ये अनाज मेरे दोस्त के थे और उसने कहा कि वह परसेल डची के नागरिकों को पीड़ित होते नहीं देखना चाहता। इसलिए उन्होंने 10 लाख किलोग्राम निकाला और कीमत आम बांस चावल के समान ही रखी। उत्तेजित होते ही स्टर्न तेजी से सांस लेने लगा। उसने तुरंत कहा, मिस लौरा, क्या मुझे आपकी दोस्त से मिलने का आनंद मिल सकता है? लौरा ने स्टर्न की ओर देखा और समझ गई कि उसका क्या मतलब है, लेकिन उसने अपना सिर हिला दिया। मुझे खेद है स्टर्न बुजुर्ग, मेरे दोस्त को लोगों से निपटना पसंद नहीं है, लेकिन निश्चिंत रहें, मैं गारंटी दे सकता हूं कि उसके पास भोजन है। स्टर्न को भी पता था कि यह अनुरोध कुछ हद तक असभ्य था और तुरंत आगे बढ़ गए। ठीक है, लेकिन ये काम काफी श्रमसाध्य होगा। क्या मैं जान सकता हूं कि मिस लौरा को किस सहायता की आवश्यकता है? लौरा ने सिर हिलाया और कहा, स्टर्न बुजुर्ग को संभवतः पहले से ही पता चल गया होगा कि एक बार जब एक मैदानी इलाकों में संक्रमण की खबर सामने आएगी तो परसेल डची में हर कोई निश्चित रूप से घबरा जाएगा। जब ऐसा होता है तो हमारी हिगनबाना फर्म इसके बारे में कुछ नहीं कर सकती है, इसलिए हम परसेल कबीले से पहले कार्रवाई करने के लिए कह रहे हैं। स्टर्न ने अपना सिर हिलाते हुए कहा, यह कोई समस्या नहीं है। कृपया इसके बारे में चिंता न करें मिस लौरा, लेकिन ईमानदारी से कहूं तो मिस लौरा, 10 लाख किलोग्राम अनाज पर्याप्त नहीं होगा। लौरा मुस्कुराई। कृपया चिंता न करें स्टर्न बुजुर्ग, 10 लाख किलोग्राम अनाज बिकने के बाद मेरे दोस्त ने कहा कि वह हमें हर दिन 175,000 किलोग्राम अनाज उपलब्ध कराएगा। ये पर्याप्त होना चाहिए, है ना? स्टर्न हंसे और बोले, बस बहुत हो गया। मिस लौरा, कृपया अपने मित्र को मेरा धन्यवाद अवश्य भेजें। लौरा ने थोड़ा मुस्कुराते हुए कहा, बड़े चिंता मत करो, लौरा निश्चित रूप से ऐसा करेगी। हमने भविष्य में 3 दिन का समय निर्धारित किया जब मैं अनाज लेने के लिए निकलूंगा। मैं बुजुर्गों से हमारी सुरक्षा में मदद करने के लिए कहना चाहूंगा। उद्धरण चिन्ह। स्टर्न समझ गया कि लौरा का क्या मतलब है। जैसे ही उसने कहा, मिस लौरा, कृपया चिंता न करें, उसकी आंखों में ठंडक झलक उठी। परसेल डची में कोई भी परसेल कबीले की अवहेलना नहीं कर सकता। लौरा ने सिर हिलाया, खड़ी हुई और कहा, फिर लौरा विदा लेती है और बड़े से चिंता न करने के लिए कहती है। हालांकि मेरे मित्र और परसेल कबीले के बीच थोड़ा मनमुटाव है, लेकिन वह इस मामले में झूठ नहीं बोलेंगे।
मैं गारंटी के तौर पर अपनी जान दांव पर लगा दूंगा। स्टर्न एक पल के लिए आश्चर्यचकित हो गया क्योंकि उसे ठीक से समझ नहीं आया कि उसका क्या मतलब है। लॉरा की ये दोस्त, जिसके उसके साथ बहुत अच्छे संबंध थे, वास्तव में परसेल कबीले के साथ एक छोटी सी शिकायत थी। यहाँ के शब्दों ने स्टर्न के चेहरे का रंग बदल दिया जैसे ही उसने किसी के बारे में सोचा। कुछ समय पहले कासा सिटी के बाहर रहने वाले इस शख्स ने परसेल कबीले को हार का सामना करना पड़ा था। अब और अधिक आश्वस्त हो गया है कि जिस व्यक्ति को परसेल कबीले से शिकायत थी, वह भी वही व्यक्ति था जिसके लॉरा के साथ बहुत अच्छे संबंध थे। कुछ समय पहले लॉरा ने उस व्यक्ति से संपर्क किया था और उस व्यक्ति ने एक विशेष रूप से अच्छी जादुई मूली भी बनाई थी। चूंकि उस आदमी ने लॉरा की जान भी बचाई थी, स्टर्न को इसकी परवाह नहीं थी कि उनके बीच कोई संपर्क है भी या नहीं। अब ये प्रतीत हुआ कि लॉरा के अनाज का स्रोत वह आदमी था। ये निष्कर्ष निकालने के बाद स्टर्न शांत नहीं बैठ सके और चिल्लाते हुए तुरंत खड़े हो गए, किसी को उन सभी लोगों की जांच करने के लिए भेजें जिनसे लॉरा ने हाल ही में संपर्क किया था। जल्द ही नौकरों ने स्टर्न को अपने निष्कर्षों की सूचना दी। लॉरा के सबसे हालिया संपर्कों में केवल झाओ हाई और उनके योद्धा अनुयायी ही सामने आए। स्टर्न समझ गया कि लॉरा के दाने निश्चित रूप से झाओ हाई से आए थे। इस बिंदु को निर्धारित करने के बाद स्टर्न का चेहरा बदसूरत होने से बच नहीं सका। अब जब वह जानता था कि लॉरा का पहले क्या मतलब था, तो वह समझ गया कि लॉरा जानती थी कि उसे जल्द ही पता चल जाएगा कि उसने अनाज कहां से प्राप्त किया। उसने उससे ये भी कहा कि वह स्रोत से बात नहीं कर सकता, सिवाय इसके कि क्या ये कहने से स्टर्न को अधिक राहत महसूस होगी। निश्चित रूप से नहीं। इस बार स्टर्न संभवतः इस पर कैसे विश्वास कर सकता था जब अनाज कबीले के एक निजी दुश्मन से आया था। उन्होंने तुरंत परसेल कबीले के बुजुर्गों की सभा को बताया, क्योंकि यह मामला उनकी क्षमताओं से परे था। लॉरा को पहले से ही अंदाजा था कि परसेल परिवार अनाज के स्रोत की जांच करेगा, लेकिन वह चिंतित नहीं थी। अभी यदि परसेल कबीला उसके साथ काम नहीं करेगा, तो वे केवल अन्य बड़ी कंपनियों को उनके शरीर से मांस फाड़ते हुए देख सकते हैं। ये परसेल कबीले के लिए असहनीय होगा। बड़े बड़े कुलीन वर्ग का अपना अपना गौरव था। इस बार उनके खिलाफ चैम्बर ऑफ कॉमर्स की बड़ी कंपनियां एकजुट हो गई थीं। हालांकि परसेल कबीला बल का प्रयोग नहीं कर सकता था, लेकिन वे यूं ही खड़े होकर इस शर्मिंदगी का सामना नहीं करेंगे। जवाबी लड़ाई का मौका देखकर वे इसे कैसे चूक सकते थे। परसेल कबीले का निर्णय लॉरा की उम्मीदों के अनुरूप नहीं था। भले ही उनके मन में झाओ हाई के प्रति अपेक्षाकृत बड़ी नफरत थी, लेकिन बड़ी कंपनियां इस समय कहीं अधिक घृणास्पद थीं। इसलिए परसेल कबीले ने पहले बड़ी कंपनियों के साथ, फिर बाद में झाओ हाई के साथ इस मुद्दे को हल करने का फैसला किया। किसी भी अन्य बड़े कबीले की तरह परसेल कबीले की नजर में कोई स्थायी दुश्मन नहीं थे, केवल स्थायी हित थे। वे कबीले के हितों को पूरा करने के लिए अपना सब कुछ बलिदान कर देंगे। भले ही झाओ हाई ने अपने ही 100 लोगों को खत्म कर दिया हो, या भले ही वह 1000 हो, जब तक कि लाभ अधिक थे, वे तुरंत झाओ हाई के साथ दोस्त बन जाते थे। बड़े कुलों के अस्तित्व के सिद्धांत ऐसे ही हैं। इसलिए जब लॉरा अगले दिन परसेल कबीले में गई, तो स्टर्न ने इस बार लॉरा के साथ सहयोग के मामले पर चर्चा की। स्टर्न की प्रतिक्रिया देखकर लॉरा को समझ आ गया कि परसेल कबीले ने क्या करने की योजना बनाई है। उन्होंने उस विषय को नजरअंदाज कर दिया और केवल उनके सहयोग की शर्तों और विवरणों पर चर्चा की। चर्चा के बाद लॉरा अनाज इकट्ठा करने के लिए तुरंत स्टोनी माउंटेन के लिए रवाना हो गई। इस बार जब वे अनाज पहुंचा रहे थे, परसेल परिवार के विशेषज्ञ उनकी सुरक्षा के लिए वहां मौजूद थे। लॉरा के कारवां के चले जाने के बाद परसेल कबीले ने घोषणा की कि इक्का मैदानों में संक्रमण कभी नहीं हुआ और अनाज का उत्पादन अभी भी जारी है। जब ये खबर सामने आई तो इसने दुनिया को हिलाकर रख दिया। न केवल परसेल डची के भीतर, बल्कि आसपास के क्षेत्रों में भी। आसपास के इलाके के लोगों को ये बात जरूर समझ में आ गई थी कि अनाज की कीमत क्यों बढ़ गई है। ऐसा इसलिए था क्योंकि कुछ समय पहले बड़ी कंपनियों ने उस अनाज की जमाखोरी शुरू कर दी थी। लेकिन फिर परसेल कबीले ने अपनी खबर की घोषणा की। हालांकि वे जानते थे कि इक्का के मैदानों में कोई अनाज पैदा नहीं होगा, उन्होंने कहा कि उनके भोजन की आपूर्ति में कोई समस्या नहीं होगी और उन्होंने स्थिर आपूर्ति की गारंटी दी। भले ही उन्होंने इसकी घोषणा की, परसेल डची में भोजन की खपत अभी भी काफी बड़ी थी। इस प्रकार अनाज की कीमत धीरे धीरे बढ़ी, लेकिन बहुत अधिक नहीं। ये परसेल कबीले और हिगनबाना फर्म के एक साथ उचित मूल्य पर अनाज बेचने के प्रयासों के कारण था। परसेल कबीले ने सभी हिगनबाना दुकानों और परसेल कबीले के खाद्य भंडारों पर एक सीमा लगा दी। केवल वे लोग जिनके पास परसेल डची में निवास का प्रमाण था, वे ही वहां से खरीदारी कर सकते थे और वे केवल एक सीमित राशि ही खरीद सकते थे। लॉरा और परसेल कबीले ने यही तरीका सोचा था। उन्होंने पहले इक्का मैदान की स्थिति की खबर फैलाई, फिर उचित मूल्य पर अनाज बेचना शुरू किया। इस डर से कि बड़े व्यापारी टन खरीद सकते हैं और उन्हें फिर से बेच सकते हैं, वे केवल इस प्रमाणीकरण और सीमा पद्धति का उपयोग कर सकते थे। इस पद्धति ने वास्तव में बड़ी कंपनियों को बिना तैयारी के पकड़ लिया। इन कंपनियों को यह उम्मीद नहीं थी कि परसेल समूह अभी भी कहेगा कि वे अनाज का उत्पादन कर सकते हैं। ताश का ये खेल उनकी अपेक्षा के अनुरूप नहीं हुआ, जिससे वे असमंजस में पड़ गए। इन कंपनियों ने यह भी सोचा था कि परसेल कबीले ने उनके भंडारित युद्धकालीन प्रावधानों को कम करना शुरू कर दिया है। जब वे अनाज की कीमत बढ़ाना चाहते थे, तो परसेल कबीला तुरंत इसे नियंत्रित करने के लिए आगे बढ़ सकता था। प्रत्येक क्षेत्र में युद्धकालीन प्रावधान, चाहे वह बड़ा हो या छोटा, 10,000 किलोग्राम से कम नहीं होगा। आमतौर पर कोई इस रिजर्व का उपयोग नहीं करेगा क्योंकि यह युद्ध और युद्ध की तैयारियों के लिए था। यदि आप आसानी से भंडार का उपयोग करते हैं, तो युद्ध आने पर सैनिकों को भोजन तक पहुंच नहीं होगी। इस प्रकार सैनिक कमजोर हो जाएंगे और क्षेत्र पर कब्जा करना आसान हो जाएगा। हालांकि हाल ही में कोई युद्ध नहीं हुआ था, परसेल डची को केवल अपने युद्धकालीन प्रावधानों का उपयोग नहीं करना चाहिए। डची एक्सू साम्राज्य के उत्तरी क्षेत्र में स्थित था। पूर्व में इसे ब्लैक वेस्ट का सामना करना पड़ा, जिससे संघर्ष का कोई खतरा नहीं था। पश्चिम और दक्षिण दो अन्य रईसों, कौसा और पोलेंटन कुलों के क्षेत्र थे, जिनमें नियम के रूप में कोई संघर्ष नहीं होगा। हालांकि उत्तरी सीमा पर बीस्ट फोर प्रेरीज थी जो इतनी शांतिपूर्ण नहीं थी। जानवर उग्रवादी थे। हालांकि वे टेरांस के साथ अच्छी तरह से मिल सकते थे, लेकिन बीस्ट फोर प्रेरीज की स्थिति कठोर थी। पशु पक्षी मुख्य रूप से चरते थे, लेकिन उन्हें आपदाओं का भी सामना करना पड़ता था। उनका जीवन यापन कठिन था। यही कारण था कि उन्होंने दक्षिण में लूटपाट की। परसेल कबीले ने किसी भी अन्य कुलीन कबीले की तरह जानवरों के साथ अच्छे संबंध होने पर तेजी से विकास किया। साथ ही उन्होंने जानवरों के हमलों से बचाव के लिए विशाल सेनाएं खड़ी की। हालांकि पिछले कुछ वर्षों में बीस्ट फोर प्रेरीज में स्थिति बहुत अच्छी थी। मतलब दक्षिण की ओर कम छापे पड़े। इसके कारण परसेल कबीले ने जानवरों के साथ बहुत ही लाभदायक व्यवसाय का आनंद लिया। फिर भी परसेल कबीले को अपने युद्धकालीन प्रावधानों को खर्च नहीं करना चाहिए।
इसका मतलब था परसेल कबीले की सुरक्षा को खतरे में डालना। यदि ये केवल कुछ सोना बचाने के लिए था तो यह इसके लायक नहीं था। बड़ी कंपनियों को यह नहीं पता था कि परसेल कबीले को ऐसा क्यों करना पड़ा। ये बहुत जोखिम भरा था और उनके मूल्यांकन में परसेल कबीले ने ऐसा जोखिम लेने की हिम्मत नहीं की होगी, सिर्फ इसलिए कि बड़ी कंपनियां भोजन की कीमत बढ़ाना चाहती थीं। हालांकि अप्रत्याशित रूप से परसेल कबीले ने ऐसा किया। हालांकि 2 दिन बाद इन बड़ी कंपनियों को अंततः पता चला कि परसेल कबीले ने सस्ते में बेचने का जोखिम उठाने का साहस क्यों किया। उनके पास सचमुच अनाज था। इसके अलावा ये कम से कम कई लाख किलोग्राम के आसपास था। भले ही यह परसेल डची की खाद्य आवश्यकताओं की तुलना में बहुत अधिक नहीं था, फिर भी यह नागरिकों के मूड को स्थिर करने में सक्षम था। परसेल कबीले द्वारा लाया गया अनाज स्वाभाविक रूप से झाओ हाई द्वारा उत्पादित मक्का था। झाओ हाई लौरा को असंसाधित मक्का नहीं देगा, अन्यथा लौरा तक पहुंचाई गई राशि अधिक होती। झाओ हाई के पास यह नहीं था, इसलिए उसने लौरा को केवल वह मक्का दिया जो संसाधित किया गया था। ये झाओ हाई के व्यक्तिगत स्वार्थ के कारण भी था। आक महाद्वीप पर कोई मक्का नहीं था, इसलिए यदि झाओ हाई ने लौरा को असंसाधित मक्का दिया तो लौरा उन्हें स्वयं बोने का प्रयास कर सकती थी। उस समय तक झाओ हाई एकमात्र ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो मकई का उत्पादन कर सकता था, जिससे अंत में इसका मूल्य कम हो जाएगा। हालांकि झाओ हाई ने कॉर्नमील को संसाधित नहीं किया। इसके बजाय उसने नाभि तक मकई की खाल उतारी और फिर इसे मकई के दानों में संसाधित किया और लौरा को अपनी इच्छानुसार इसका उपयोग करने दिया। यदि लौरा कॉर्नमील प्राप्त करना चाहती थी तो वह इसे स्वयं ही पी सकती थी। इन नए अनाजों के शामिल होने से परसेल डची के भीतर भोजन की कीमत स्थिर हो गई। लेकिन इन बड़ी कंपनियों ने धैर्य रखने की कोशिश नहीं की। वे अपने लिए ये नया अनाज खरीदने चले गए। इसने आधिकारिक तौर पर परसेल डची के भीतर खाद्य युद्ध शुरू कर दिया। इन दिनों झाओ हाई कासा शहर की स्थिति के बारे में बहुत चौकस थे। उन्होंने कई दिनों तक एका मैदानों का भी अवलोकन किया। उनके अवलोकनों से पता चला कि जिन कीटों को उन्होंने बुलाया था उन्होंने वास्तव में ऐसा बनाया था कि कुछ भी उत्पादन नहीं किया जा सका। संपूर्ण एका मैदान लगभग 700 वर्ग किलोमीटर प्रभावित था और कुछ भी नहीं बचा था। झाओ हाई ने वास्तव में नहीं सोचा था कि इतने छोटे कीड़े में इतनी विनाशकारी शक्ति हो सकती है। यह विनाशकारी शक्ति बहुत ही आश्चर्यजनक थी। लगभग 2 सप्ताह तक पूरा एका मैदान प्रभावित रहा और कोई भी फसल नहीं बची। लेकिन ये कीड़े वास्तव में अभी तक मरे नहीं थे, क्योंकि अंतरिक्ष ने उनका जीवनकाल एक विशिष्ट समय के लिए निर्धारित कर दिया था। उन्होंने पवनरोधी क्षेत्रों पर हमला करना शुरू कर दिया, जिन्हें परसेल कबीले ने बड़ी मेहनत से बनाया था। ये कीट किसी पेड़ को भी खा सकते हैं। हालांकि ऐसा करने की गति की तुलना उनकी फसलों को खाने की गति से नहीं की जा सकती, लेकिन पेड़ों को होने वाला नुकसान छोटा नहीं था। वास्तव में झाओ हाई का इन कीड़ों पर नियंत्रण नहीं था। उसे पता चला कि वह उन्हें केवल अपने कीटनाशक से ही मार सकता है, और जब उसका कीटनाशक उन कीड़ों पर इस्तेमाल किया जाता था तो वह काफी भयानक होता था। यह उस खेल के विपरीत था जहां आप अपने द्वारा रखे गए कीड़े को नहीं मार सकते थे। हालांकि झाओ हाई परसेल कबीले को खत्म करने में मदद करने के मूड में नहीं था, क्योंकि फसलें पहले ही पूरी तरह से खाली गई थीं और उन्हें मारने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एका मैदानों में मामला सुलझने के बाद झाओ हाई ने अपना सारा ध्यान कासा सिटी पर केंद्रित किया। वह प्रतिदिन बांस चावल की देखभाल करता था, और भले ही वह स्वयं इसे संसाधित करने के लिए तैयार नहीं था, फिर भी उसने लौरा को इसे लेने दिया और अपने स्थान पर उन्हें संसाधित करने दिया। ऐसा इसलिए था क्योंकि बांस का चावल केवल उसके पास ही नहीं था, इसलिए उसे इसके लीक होने की चिंता नहीं थी। उस समय की गणना करने के बाद जब उन्होंने एका मैदानों पर कास्ट पेस्ट का उपयोग किया था, अब तक आधा महीना हो चुका था। अब समय आ गया है कि ग्रीन को सगाई तोड़ने के लिए परसेल कबीले में जाने दिया जाए। जब वह इस बारे में सोच रहा था, ग्रीन बाहर से आया और झाओ हाई से कहा, मास्टर, सेना चली गई है। आज का बांस चावल दूर ले जाया गया है। झाओ हाई ने सिर हिलाया। कई दिन पहले लौरा द्वारा मकई पूरी तरह से बेच दी गई थी। अब लौरा के कारवां को बांस चावल ले जाने के लिए हर रोज यहाँ आना होगा। हालांकि झाओ हाई ने उन्हें कभी भी स्टोनी माउंटेन में नहीं जाने दिया। वह उन्हें बस पहाड़ की तलहटी में इंतजार करने देगा और अंधेरे के कोहरे की आड़ में अनाज रख देगा। फिर उसने कोहरे को पहाड़ की ओर वापस खींच लिया, जिससे वहां के लोगों को भोजन लेने और उन्हें लौरा द्वारा प्रदान की गई बोरियों और गाड़ियों में स्थानांतरित करने की अनुमति मिल गई। आजकल कारवां कासा शहर से स्टोनी माउंटेन तक प्रतिदिन जाता था। ये घुड़सवार सेना द्वारा संरक्षित रहते हुए परसेल डची के प्रत्येक शहर में भारी मात्रा में अनाज वापस ले गया। स्टोनी पर्वत की तलहटी लगभग एक छोटा शहर बन गई थी। वहां एक अस्थायी आश्रय था जिसे परसेल कबीले ने बनाया था, जिससे दासों को अनाज लोड करने का अपना काम जारी रखने के लिए वहां खाने, रहने और काम करने की अनुमति मिलती थी। प्रतिदिन लगभग 2 लाख किलोग्राम अनाज लादना पड़ता था। ये कुछ ऐसा नहीं था जिसे बहुत कम गुलाम कर पाते। दास एका मैदानों के दास थे जिन्हें परसेल कबीले ने फिर यहाँ स्थानांतरित कर दिया था। एका के मैदानों में सारी फसलें संक्रमित हो गई थी और यहाँ तक कि फैल भी गईं, इसलिए उन्होंने जंगलों पर हमला कर दिया। अगर वे वहां नई फसल लगाना भी चाहें तो उनकी हिम्मत नहीं होगी। इसलिए परसेल कबीले ने दासों को यहाँ स्थानांतरित कर दिया और उनसे अनाज लोड करवाया। झाओ हाई ने उनका प्रबंधन नहीं किया, लेकिन एक सख्त नियम रखा था कि किसी को भी स्टोनी माउंटेन के पश्चिम की ओर नहीं जाना चाहिए। चूंकि परसेल कबीले को अब झाओ हाई के सहयोग की आवश्यकता थी, इसलिए किसी ने भी अवज्ञा करने की हिम्मत नहीं की। झाओ हाई को परसेल कबीले के लिए एक भ्रम पैदा करने के लिए ऐसा करना पड़ा, जो स्टोनी माउंटेन के भीतर अनाज को स्थानांतरित करने के लिए उपयोग किए जाने वाले मार्ग के रूप में उस तरफ संकेत करता था। यदि वह ऐसा नहीं करता तो उसके पास ये समझाने का कोई तरीका नहीं होता कि स्टोनी माउंटेन लगातार भोजन कैसे उपलब्ध करा सकता है। ऐसे चैनल को पीछे छोड़ते हुए परसेल कबीला यह नहीं देख सका कि अनाज को स्टोनी माउंटेन तक कैसे पहुंचाया गया। लेकिन एक तरह की व्याख्या थी, महाद्वीप पर अंतरिक्ष नामक किसी चीज का उपयोग किया जा रहा था। ग्रीन ने झाओ हाई की ओर देखा और कहा, मास्टर, कासा सिटी में अनाज की कीमत अब स्थिर है, लेकिन वे बड़ी कंपनियां ईमानदार नहीं हैं। वे शायद अभी भी समाधान ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, और मैंने हाल ही में सुना है कि वे पहले हमसे निपटने जा रहे हैं। झाओ हाई ने अपना सिर हिलाया। कोई बात नहीं, अब परसेल कबीला हमसे ज्यादा घबराया हुआ है। यदि उन्हें विश्वास है कि वे लोग हमारे पास आएंगे तो परसेल कबीला उन्हें साफ कर देगा। ठीक है दादाजी ग्रीन, कल आपको कासा सिटी जाना चाहिए और सगाई वापस ले लेनी चाहिए। ग्रीन ने सिर हिलाया और कहा, हाँ मास्टर, चिंता मत करो, मैं कल जाऊंगा। और मास्टर, आपने कहा था कि हमें कासा शहर में नहीं रहना चाहिए। क्या आप स्थानांतरण बिंदु स्थापित नहीं कर रहे हैं? यह एक अच्छा विचार है, झाओ हाई ने सिर हिलाते हुए कहा, लेकिन मैं अब कासा सिटी में ट्रांसफर पॉइंट नहीं रखना चाहता। मुझे लगता है कि आने वाले 2 दिनों में हमें कासा सिटी की यात्रा करनी चाहिए और फिर एक स्थानांतरण बिंदु का चयन करना चाहिए। उद्धरण चिन्ह। यह अच्छा है, ग्रीन ने कहा।
जब तक हमें कासा सिटी में एक स्थानांतरण बिंदु मिलता है, हम सीधे अनाज वहां रख सकते हैं। इसके बाद यहाँ के लोग हट सकेंगे। अभी यहाँ स्टोनी माउंटेन में बहुत सारे लोग हैं, मुझे डर है कि उन्हें कुछ मिल जाएगा। झाओ हाई ने सिर हिलाया। ठीक है, मैं ऐसा करूंगा। कल तुम सगाई तोड़ दो, फिर हम कासा सिटी चलेंगे। मैं नहीं जानता कि क्या ये सगाई इतनी आसानी से वापस ली जा सकती है। ग्रीन ने मुस्कुराते हुए कहा, इसे वापस लेना वास्तव में आसान होना चाहिए। हालांकि अभी हम परसेल कबीले को भोजन उपलब्ध करा रहे हैं, लेकिन उनकी समस्याएं बहुत बढ़ गई हैं। इसके अलावा वे ही हैं जो सबसे पहले इस अनुबंध को वापस लेना चाहते थे, इसलिए उन्हें चीजों को जटिल नहीं बनाना चाहिए। झाओ हाई ने आह भरी। उम्मीद है कि सब कुछ ठीक से होता होगा। मुझे डर है कि परसेल कबीला आपको शर्मिंदा करेगा, इसलिए दादी मीरिन को आपके साथ जाने देना सुविधाजनक होना चाहिए। अभी मैं कोई कदम नहीं उठाना चाहता। अगर और कुछ नहीं है तो मैं बस इतना चाहता हूं कि आप ध्यान रखें। ग्रीन ने सिर हिलाया। नहीं, अगर मेरिन मेरे साथ आती तो परसेल कबीले को संदेह हो जाता। चलिए मेरिन को पीछे छोड़ते हैं। वे सोचेंगे कि मेरिन आपकी रक्षा कर रही है। इसके अलावा भले ही मेरिन नहीं आए, फिर भी वे मुझ पर हमला करने से पहले 2 बार सोचेंगे। झाओ हाई ने सिर हिलाया और कहा, कल मैं कुछ नाइट शेड्स को आपके साथ आने दूंगा। मेरा मानना है कि अपनी वर्तमान ताकत के साथ वे आसानी से बिना किसी को पता चले कासा सिटी के अंदर घुस सकते हैं। यदि परसेल कबीला आप पर हमला करना चाहता है तो वे मदद कर सकते हैं। उद्धरण चिन्ह। इस बार ग्रीन ने मना नहीं किया। ग्रीन को यह भी पता था कि परसेल कबीला एक अच्छा पक्षी नहीं है। एक बार जब वह सगाई तोड़ देता है तो परसेल कबीले का कारण यह हो सकता है कि वे हार गए और उस पर हमला कर दिया। चूंकि मीरिन मौजूद नहीं होगा, वे उसे मारने की हिम्मत नहीं करेंगे, शायद बस उसे घायल कर देंगे। परसेल कबीले के लिए ग्रीन द्वारा सगाई तोड़ने के बाद यह ऐसा करने का एक बहुत अच्छा अवसर था। वे इसे बुडा कबीले पर हमला करने के बहाने के रूप में इस्तेमाल कर सकते थे। किसी भी स्थिति में ऐसा कोई नहीं था जो बुडा कबीले के लिए बोलता। इसके अलावा बुडा कबीले में केवल 8वीं रैंक के विशेषज्ञ थे, कोई रैंक 9 नहीं था। भले ही बुडा कबीला पागल हो जाए, वे डरते नहीं थे। परसेल कबीले की नजर में बुडा कबीला आम लोगों के समान था जिन्हें वे धमका सकते थे। बुडा कबीले के मुखिया का कोई उचित उत्तराधिकारी नहीं था। हालांकि उनकी शक्ति थोड़ी मजबूत थी, लेकिन उन्हें धमकाने के लिए किसी को थोड़ी ताकत का ही इस्तेमाल करना पड़ता था। अगली सुबह ग्रीन स्टोनी माउंटेन से बाहर चला गया। हालांकि स्टोनी माउंटेन के बाहर अभी भी चहल पहल थी। ग्रीन को कोई डर नहीं था क्योंकि वह चोटी रैंक 8 का विशेषज्ञ योद्धा था। ये कहा जा सकता है कि जब तक उससे छुटकारा पाने के लिए रैंक 9 के विशेषज्ञ नहीं थे, तब तक इस महाद्वीप पर ऐसे कुछ ही लोग होंगे जो उसकी बराबरी कर सकें। इस डर से कि ग्रीन किसी दुर्घटना का शिकार न हो जाए, झाओ हाई ने जानबूझकर ग्रीन को उसकी घोस्ट केन के साथ बाहर जाने दिया। ग्रीन के साथ चाहे कुछ भी हो, झाओ हाई को सबसे पहले पता चलेगा और वह ग्रीन को आसानी से अंतरिक्ष में वापस भेज सकता है। इसके अलावा ग्रीन द्वारा घोस्ट स्टाफ लाना कासा सिटी में जगह लाने के समान था। जब तक विवाह प्रस्ताव वापस ले लिया गया, वे बाद में अपनी पहचान बदल सकते थे और कासा शहर के भीतर एक गोदाम ढूंढ सकते थे। बाद में वे कासा शहर में सीधे अनाज भेजने के लिए स्थानांतरण बिंदु का उपयोग कर सकते थे। इस प्रकार स्टोनी माउंटेन के आसपास की जीवंतता से बच सकते थे, जो एक बाजार जैसा था। स्टोनी माउंटेन से ग्रीन कासा सिटी आधिकारिक सड़क के माध्यम से ब्लैक माउंटेन किले की ओर चला गया। फिर वह वापस अंतरिक्ष में गया और जल्दी से अपने कपड़े बदले। उसने अपना हेलमेट, कवच और योद्धा के कपड़े उतार दिए और बटलर सूट पहन लिया। उसने सावधानी से अपने बालों में कंघी की और फिर एक बहुत बढ़िया तलवार अपनी कमर से बांध ली। यह एक बलात्कारी था। हालांकि यह उस तरह का दिखता था जैसे अभिजात लोग शिष्टाचार के लिए इस्तेमाल करते थे। वे सजावट के लिए डिजाइन किए गए थे और तलवार के रूप में बेकार थे। लेकिन जो लोग ग्रीन को जानते थे वे ये भी स्पष्ट रूप से जानते थे कि यह तलवार इतनी सरल नहीं थी। इसके बजाय ये तलवार एक दुर्लभ हथियार थी जो बुडा कबीले के पास थी। पूरी तलवार एक बेहद खास धातु से बनी थी। इसके अलावा ये कुछ जादुई शोधन से गुजरा था और पवन तत्व योद्धाओं के लिए उपयोगी था। यदि तलवार की मूठ पर एक जादुई क्रिस्टल पत्थर जड़ा हुआ था तो कोई पवन जादू विंड ब्लेड एज तकनीक का उपयोग कर सकता था। इस प्रकार यह एक जादुई हथियार बन गया। ये ग्रीन का प्रसिद्ध हथियार था जिसका नाम स्पिरिट विंड तलवार था। ग्रीन को स्पिरिट विंड बैटल जनरल का उपनाम दिया गया था। स्पिरिट विंड बैटल जनरल उपनाम प्राप्त करना केवल इसलिए नहीं था क्योंकि ग्रीन एक पवन प्रकार का योद्धा था या कि वह स्पिरिट विंड तलवार का उपयोग करता था, बल्कि इसलिए कि वह वास्तव में सेना में था। वह लड़ाइयों में बहादुरी से लड़े और इस तरह उन्हें स्पिरिट विंड बैटल जनरल कहा गया। इस नाम से उस गहरे सैन्य स्वाद का आभास होता है। बताने की जरूरत नहीं है, ग्रीन ने अपने कपड़े बदलने के बाद एक बहुत ही अलग एहसास दिया। वह एक गंभीर और कठोर वृद्ध गृहस्वामी बन गया। बैठने पर उनकी सीधी काया और मुद्रा को जोड़ते हुए इन अच्छे व्यवहार वाले तरीकों से एक भारी सैन्य भावना पैदा होती थी जो उनके शरीर से झलकती थी। झाओ हाई ने ग्रीन की ओर देखा और मुस्कुराए बिना नहीं रह सके। उन्होंने कहा, दादाजी ग्रीन, ये बिल्कुल आपकी मूल छवि की तरह है। हा। ग्रीन ने उसके पहनावे को देखा। काफी लंबा समय हो गया है और चूंकि मैंने ये कपड़े नहीं पहने हैं, इसलिए शायद मुझे इसकी आदत नहीं है। हा। स्पेस के कारण ग्रीन को अब अपने भविष्य में कुछ आशा दिखाई दी थी। जब झाओ हाई अभी जागा था, उसके विपरीत ग्रीन अब बहुत खुश था, तब भी जब वह गंभीर लग रहा था। झाओ हाई ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे लगता है कि योद्धा के कपड़े आप पर बेहतर लग रहे थे, दादाजी ग्रीन। जल्द ही हम आपकी सवारी के लिए एक घोड़ा खरीदेंगे। ग्रीन ने अपना सिर हिलाया और कहा, मास्टर, मुझे इसकी आवश्यकता नहीं है। अब मैं जाऊंगी। दादाजी ग्रीन, सावधान रहें, झाओ हाई ने अपना सिर हिलाते हुए कहा। ग्रीन ने सिर हिलाया और झाओ हाई ने उसे अंतरिक्ष से बाहर भेज दिया। ग्रीन चपलता का उपयोग करते हुए सीधे कासा सिटी के लिए प्रस्थान कर गए। झाओ हाई अंतरिक्ष से फोर्ट आयरन माउंटेन तक गए। यहाँ फोर्ट आयरन माउंटेन पर पिछले कुछ दिन उतने व्यस्त नहीं थे। मकई का प्रसंस्करण पूरा हो चुका था जबकि बांस चावल को संसाधित करने की आवश्यकता नहीं थी। झाओ हाई ने अपना अधिकांश ध्यान तेल निष्कर्षण में लगाया। अब जबकि किले का जीर्णोद्धार पूरा हो चुका था, दास थोड़ा आराम कर सकते थे। हालांकि महल स्पष्ट रूप से थोड़ा भीड़भाड़ वाला था। इसका कारण और कुछ नहीं था, बल्कि यह था कि महल में अब मकई प्रसंस्करण के लिए बड़ी संख्या में रोलर्स और मिलस्टोन का उपयोग किया जाता था। लेकिन उन गुलामों के पास करने के लिए अन्य काम भी थे, जैसे कि घाटी की भूमि के नवीनीकरण में मदद करना, जिसे पूरा करने की आवश्यकता थी। झाओ हाई ने इस काम के लिए केवल 20 दास लिए। चूंकि झाओ हाई ने दासों की स्थिति को पूरी तरह से सामान्य लोगों में बहाल नहीं किया था, इसलिए उन्होंने दासों का प्रबंधन करने के लिए उनमें से 2 को चुना। ये दोनों यहाँ फोर्ट आयरन माउंटेन में अच्छे संतरी थे। वे जादुई जानवरों के हमले के बारे में पता लगाने वाले पहले व्यक्ति थे।
वे दोनों एक व्यक्ति थे जिनका नाम लीन था और दूसरे का नाम सेथ था। 20 दास सभी पुरुष थे, कोई महिला नहीं। चून की घाटी अपेक्षाकृत करीब थी। झाओ हाई का इरादा दासों को पाली में काम करने देने का था। इससे काम उतना कठिन नहीं रह गया जितना कि घाटी में बोई गई मक्के की फसल की जांच करना था। बाकी गुलाम आमतौर पर खदान सुरंगों में नीली आंखों वाले खरगोशों की देखभाल करते थे। ये सुनिश्चित करने के लिए कि नीली आंखों वाले खरगोश स्वस्थ रहें, नीली आंखों वाले खरगोशों ने जो पानी पिया वह झाओ हाई द्वारा प्रदान किया गया पानी था, जो अंतरिक्ष से आया पानी था। उन्होंने जो खाया वह अंतरिक्ष में उत्पादित मूली के पत्ते थे और चावल की भूसी और तेल का मिश्रण भी था जो उनके भोजन में मिलाया गया था। झाओ हाई के पास अब खदान सुरंगों में कुल 50,000 नीली आंखों वाले खरगोश थे, साथ ही 6,000 परिपक्व नीली आंखों वाले खरगोश थे जो अंतरिक्ष में बचाए गए थे। अंतरिक्ष में नीली आंखों वाले खरगोशों की देखभाल दासों द्वारा नहीं की जा रही थी, लेकिन खदान सुरंग में मौजूद खरगोशों की देखभाल की जा रही थी। उन 50,000 नीली आंखों वाले खरगोशों ने एक छोटे से क्षेत्र पर कब्जा नहीं किया था, लेकिन वे अपेक्षाकृत साफ जादुई जानवर थे। वे अक्सर अपने घोंसलों की सफाई स्वयं करते थे। इस प्रकार 80 गुलाम उतने व्यस्त नहीं थे। झाओ हाई अपने पास मौजूद नीली आंखों वाले खरगोशों का व्यापार कर सकता था, लेकिन लौरा हाल ही में बहुत व्यस्त थी। इस प्रकार उसने मांस के प्रसंस्करण के बारे में उससे संपर्क नहीं किया था, जिसका मतलब था कि खरगोश बेचे नहीं गए थे। झाओ हाई चिंतित नहीं थे, भले ही उन नीली आंखों वाले खरगोशों का व्यापार नहीं किया जा सकता था, फिर भी वह खरगोशों का उपयोग करके दासों को उनके खाना पकाने में सुधार करने के लिए मजबूर कर सकता था। वास्तव में इन दासों का जीवन स्तर महाद्वीप के कुछ आम लोगों से भी बेहतर था। झाओ हाई के पकाए गए भोजन नियमों के अनुसार उनके खाने के लिए हर हफ्ते थोड़ा सा मांस अलग रखा जाता है, जो कि महाद्वीप के आम लोगों के लिए शायद ही कभी देखा जाता था। इसके अलावा हर किसी को कुछ न कुछ खाने की गारंटी दी गई थी और वे जितना चाहें उतना खा सकते थे। अब चूंकि दासों के जीवन स्तर में बहुत सुधार हो गया था, झाओ हाई ने इन दासों को बहुत सी अन्य वस्तुएं देना शुरू कर दिया था। इससे दासों को अपना कमरा, अपने कपड़े, अपनी रजाई और यहाँ तक कि अपने स्वयं के टेबलवेयर रखने की अनुमति मिल गई। गुलामों के दिल में ये महत्वहीन बातें बहुत महत्वपूर्ण थीं। ऐसा इसलिए था क्योंकि वे वस्तुएं उनकी पहली संपत्ति बन गईं। हाँ, इन गुलामों की नज़र में वे महत्वहीन चीजें, उनकी नई निजी संपत्तियां, उनकी सबसे पहली निजी वस्तुएं थीं। जाहिर था कि वे इन चीजों को महत्व देंगे। तारांकन। 2 फूल खिल रहे हैं, प्रत्येक मेज पर केवल एक ही हो सकता है। ग्रीन के बारे में बोलते हुए वह पूरे रास्ते तात्कालिकता की भावना के साथ आगे बढ़ा। इस बार उन्हें सावधान रहने की जरूरत नहीं पड़ी और बड़े तामझाम के साथ आना भी पड़ा। वैसे भी चूंकि वह अपनी पहचान का इस्तेमाल कर रहा था, इसलिए छिपने की कोई जरूरत नहीं थी। ग्रीन की पीक रैंक 8 की ताकत अब पूरी तरह से सामने आ रही थी। पैदल चलने वालों को बस एक ओर से दूसरी ओर बहता धुआं ही दिखाई दे रहा था। उन्होंने वास्तव में यह नहीं देखा कि वह व्यक्ति कौन था। इस बिंदु से कोई देख सकता है कि ग्रीन कितना तेज था। आक महाद्वीप पर हर किसी के पास कुछ स्तर की मार्शल प्रतिभा थी, यहाँ तक कि एक साधारण किसान भी। किसी विशेषज्ञ से मिलने पर भले ही कोई गुलाम हो जो मार्शल आर्ट नहीं सीख सकता हो, उसे विशेषज्ञ से कोई डर महसूस नहीं होगा। इससे पता चला कि ऐसा अनुभव आम था। हालांकि उन्होंने देखा कि धुआं अगल बगल से बह रहा था, लेकिन कोई भी नहीं डरा। वे जानते थे कि यह उनके रास्ते का एक विशेषज्ञ था और वे केवल ईर्ष्या महसूस कर सकते थे। ग्रीन तेज था। उसी दिन शाम को वह कासा शहर पहुंचे थे। दुर्भाग्य से शहर अब बंद था, इसलिए ग्रीन ने प्रवेश नहीं किया। उसे शहर के बाहर एक जगह मिली और फिर वह अंतरिक्ष में प्रवेश कर गया। फिर अगली सुबह कासा शहर में प्रवेश करने से पहले वह रात भर अंतरिक्ष में सोया। ग्रीन ने कासा शहर में प्रवेश किया और कहीं और नहीं बल्कि सीधे ग्रैंड ड्यूक की हवेली में गए। ग्रैंड ड्यूक की हवेली वही थी जहां लौरा गई थी। कोई बदलाव नहीं हुआ था। ग्रीन का आउटफिट बेहद आकर्षक था। महाद्वीप के लोगों ने पहले कुलीनता देखी थी और स्वाभाविक रूप से वे ग्रीन की इस पोशाक को जानते थे। वह एक वैध कुलीन प्रबंधक था, लेकिन हर कोई उत्सुक था क्योंकि वे नहीं जानते थे कि ग्रीन कौन था। यह आम बात थी कि एक कुलीन प्रबंधक जब बाहर जाता था तो आमतौर पर कबीले का प्रतीक लाता था। ग्रीन ने तो गाड़ी में भी सवारी नहीं की थी। इसके बजाय वह चल रहा था, जो दुर्लभ था। जब ग्रीन परसेल कबीले के द्वार पर पहुंचा तो उसने अपनी जेब से एक प्रतीक चिन्ह निकाला। यह प्रतीक बड़ा नहीं था, लेकिन यह नीले रंग का था और इस पर एक क्रोधित ड्रैगन अपने दांत निकाले हुए अंकित था। ग्रीन के सामने मौजूद गार्ड ने इसे देखा और एक पल के लिए स्तब्ध रह गया। उसने ग्रीन की ओर अजीब दृष्टि से देखा। ये कबीले का प्रतीक पूरे महाद्वीप में जाना जाता था क्योंकि यह बुडा कबीले का प्रतीक था। इससे पहले बुडा कबीले और परसेल कबीले के बीच अच्छे संबंध थे। उनके बीच कई आदान प्रदान भी हुए और ये गार्ड भी बुडा कबीले के ड्रैगन प्रतीक को पहले से ही देख और जानते थे। लेकिन बुडा कबीले पर एक विपत्ति आ पड़ी थी। उन्हें ब्लैक वेस्ट के जंगल में निर्वासित कर दिया गया था, इसलिए आगे कोई संपर्क नहीं था। परसेल कबीला अक्सू साम्राज्य के भीतर एक बड़ा कुलीन कबीला था। ग्रैंड ड्यूक की उनकी उपाधि वंशानुगत थी, इसलिए उनके पास एक चांदी का प्रतीक था। पहले बुडा कबीला मार्क्विस रैंक का था, इसलिए वे चांदी के बैज का भी उपयोग कर सकते हैं। अब हालांकि उन्हें बैरन की उपाधि से कम कर दिया गया था और इसलिए वे केवल नीला बैज का उपयोग कर सकते थे। पहरेदारों का रंग रूप एक कारण से अजीब था। वे ग्रीन की पहचान जानते थे और वे ये भी जानते थे कि परसेल कबीला बुडा कबीले के साथ जुड़ाव तोड़ने के लिए तैयार था। लेकिन इस बार बुडा कबीला आया और उन्हें पता नहीं था कि बुडा कबीले ने ऐसा क्यों किया। जैसे ही 2 कुलियों ने ग्रीन को देखा, दोनों ने तुरंत उसका स्वागत किया। तभी उनमें से एक तेजी से अंदर भाग गया। दरबान तेजी से ग्रीन के सामने चला गया और झुक गया। फिर पूछा, मुझे नहीं पता कि यह बुडा कबीले का कौन सा सदस्य है। आपके पास ऐसे कौन से मामले हैं जो आपको परसेल कबीले में लाएंगे? उद्धरण चिन्ह। ग्रीन ने गार्ड की ओर देखा और कहा, मैं बुडा कबीले का प्रधान सेवक ग्रीन बुडा हूँ। इस बार मैं कबीले के वर्तमान प्रमुख का प्रतिनिधित्व करता हूँ और एक महत्वपूर्ण मामले पर चर्चा करने के लिए परसेल कबीले के ग्रैंड ड्यूक की तलाश कर रहा हूँ। दरबान ने लापरवाही बरतने की हिम्मत नहीं की और तुरंत कहा, सर कृपया अंदर बैठिए। अन्य लोग पहले ही बड़ों को सूचित करने जा चुके हैं। ग्रीन ने सिर हिलाया और कुली के साथ हवेली के लाउंज में प्रवेश किया। यहाँ ग्रैंड ड्यूक की हवेली के भीतर हर कोई सीधे दूसरे गेट से जाने के लिए पात्र नहीं था। अपर्याप्त स्थिति वाले लोगों को लाउंज में आराम करने और बड़ों के बुलावे की प्रतीक्षा करने की आवश्यकता थी। कुली का ग्रीन के प्रति इतना विनम्र होने का कारण रीति रिवाज था। एक बड़ा कबीला उनके चेहरे को बहुत महत्व देता था। इस प्रकार वे कमजोर पक्ष के प्रति दबदबे वाले नहीं दिखना चाहते थे। यही कारण है कि वे यहाँ लाउंज में इतने विनम्र थे। लाउंज के कुली ने ग्रीन को एक कटोरा पानी दिया। ये कटोरा एक साधारण कच्चा मिट्टी का कटोरा था और पानी भी साधारण सादा उबला हुआ पानी था।
हालांकि वे दबाव नहीं डाल सके, लेकिन इस उपचार से हर कोई देख सकता था कि परसेल कबीले ने ग्रीन को कोई महत्व नहीं दिया। इस तरह का उपचार आम लोगों के इलाज के समान था। यहाँ तक कि जो लोग अर्धअभिजात वर्ग के स्वामी के रूप में जाने जाते थे, उनके साथ भी यह व्यवहार नहीं किया जाएगा। ग्रीन ने कुछ नहीं कहा। वह आंखें बंद करके वहीं बैठा रहा। ये देखकर कि ग्रीन ने कैसे प्रतिक्रिया दी, कुली तिरस्कार से अपने होठों को सिकोड़ने से नहीं रोक सका। लगभग उसी समय दूसरा कुली दूसरे गेट से आगे निकल गया था और अब विदेश मामलों के कार्यालय के सामने था। दरबान ने धीरे से दरवाजा खटखटाया और कहा, बुजुर्ग, बुढ़ा कबीला यहाँ है। उनकी आवाज अभी सुनाई दी थी जब विदेश मामलों के कार्यालय का दरवाजा खुला। स्टर्न ने कुली की ओर देखा और पूछा, तुमने कहा कि यह कौन था? कुली ने कहा, बुजुर्ग, बुढ़ा कबीले का जो सदस्य आया था वह शायद कबीले का मुख्य सदस्य था और अब उसे लाउंज में आराम करना चाहिए। स्टर्न ने भौहें चढ़ाते हुए बुदबुदाया, वे क्यों आए और इसी समय? स्टर्न इस समय वास्तव में व्यस्त था क्योंकि वह वर्तमान में अन्य बड़ी कंपनियों से लड़ने के लिए लॉरा के साथ मिलकर काम कर रहा था। लेकिन ठीक इसी समय बुढ़ा कबीला अप्रत्याशित रूप से आया। स्टर्न पोर्टर की तुलना में बुढ़ा कबीले से बहुत अधिक परिचित था, इसलिए ये सुनकर कि यह बुढ़ा मुख्य कबीले से था, उसे पता था कि यह ग्रीन होना चाहिए। यदि यह कोई और होता तो वह उन्हें अनदेखा कर सकता था, लेकिन वह ग्रीन को अनदेखा नहीं कर सकता था। ग्रीन की पहचान बुढ़ा कबीले के सदस्य होने के अलावा रैंक 8 विशेषज्ञ के रूप में थी। इन विशेषज्ञों के संबंध में उन्हें अभी भी सम्मान दिखाना चाहिए जिसने स्टर्न के लिए इसे इतना अजीब बना दिया है। स्टर्न बिल्कुल इसी बात को लेकर चिंतित था। वह बहुत स्पष्ट था कि वे संभवतः बुढ़ा कबीले में शादी नहीं कर सकते, खासकर अब जब बुढ़ा कबीला गिर गया था। ये तो और भी अधिक असंभव था। चूंकि यह मामला था, वह बुढ़ा कबीले को कोई चेहरा नहीं देना चाहता था। लेकिन ग्रीन 8वीं रैंक का विशेषज्ञ था, ऐसे विशेषज्ञ को नाराज करना अच्छा नहीं होगा। परसेल कबीले के एक बुजुर्ग के रूप में स्टर्न को स्पष्ट रूप से पता था कि उन्होंने पहले से ही बुढ़ा कबीले के साथ जुड़ाव क्यों नहीं छोड़ा है। सबसे पहले चेहरे की वजह से। दूसरा कारण यह था कि बुढ़ा कबीले में 8वीं रैंक के 2 विशेषज्ञ थे। महाद्वीप पर रैंक 8 के विशेषज्ञ बिना किसी समस्या के एक छोटे कबीले को संरक्षित कर सकते हैं। दुर्भाग्य से बुढ़ा कबीले ने एक बड़े मामले में भाग लिया, इसलिए भले ही उनके पास 8वीं रैंक के विशेषज्ञ हों, वे कबीले को संरक्षित करने में मदद नहीं कर सके। स्टर्न एक क्षण के लिए उलझ गया। फिर उन्होंने इस मामले पर एल्डर्स असेंबली को निर्णय लेने देने का निर्णय लिया। वह कुली की ओर मुड़ा और बोला, मिस्टर ग्रीन से कहो कि कृपया अंदर आएं और विनम्र रहना याद रखें। कुली ने तुरंत आज्ञा का पालन किया और वापस लौट गया। थोड़ी देर में ग्रीन कुली के साथ यार्ड में दाखिल हुआ। स्टर्न ने कोई भी दिखावा करने की हिम्मत नहीं की। वह जल्दी से पास गया और बोला, बटलर ग्रीन, बहुत दिनों से नहीं मिला हूं। आप कैसे हैं? स्टर्न परसेल कबीले के विदेशी मामलों के बुजुर्ग थे। वह लोगों के साथ व्यवहार करने में माहिर थे और स्वाभाविक रूप से उन्हें ग्रीन की अच्छी समझ थी, जिनके साथ उनकी अतीत में कुछ बातचीत हुई थी। ग्रीन ने अपना सिर हिलाया और कहा, तो ये स्टर्न बुजुर्ग है। मैंने यात्रा करने के लिए स्वतंत्रता का इस्तेमाल किया और इसके बारे में बहुत ज्यादा अभद्र व्यवहार किया जो कि मेरे लिए अभिमान था। स्टर्न ने तुरंत उत्तर दिया, प्रमुख नौकर ग्रीन बहुत विनम्र है। जल्दी करो, कृपया अंदर आओ। ग्रीन को कमरे के अंदर जाने देने के बाद नौकरों द्वारा सेवा दिए जाने के दौरान दोनों व्यक्ति बैठ गए। जैसे ही ग्रीन ने स्टर्न की ओर देखा, स्टर्न ने कहा, मैं जानना चाहूंगा कि प्रधान सेवक ग्रीन किस विषय पर बात करना चाहेंगे। ग्रीन ने स्टर्न की ओर देखा, हंसे और कहा, बस एक छोटी सी बात है। कुछ दिन पहले कई छोटे छोटे कीड़े ब्लैक वेस्ट में उड़कर आ गए थे और संयोगवश मैंने उन कीड़ों को मार गिराया। ओह, मेरे मास्टर की पूर्व सगाई के बारे में भी। उन्होंने कहा कि चूंकि बुढ़ा कबीला इतनी मुसीबत में है, वह वास्तव में यंग मिस को हमारी पीड़ा में हमारे साथ आने देना बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। इसलिए उन्होंने मुझे सगाई रद्द करने के लिए आने दिया। परसेल कबीला इस बारे में क्या सोचता है? स्टर्न ग्रीन की बातें सुन रहा था और स्वाभाविक रूप से समझ गया कि ग्रीन ने क्या कहा। जब उन्होंने उन कीड़ों के बारे में बात की तो इसके बारे में सोचने के बाद उन्हें एहसास हुआ कि यह स्पष्ट रूप से ग्रीन का व्यंग्य था। लेकिन ग्रीन ने साफ कह दिया था कि इस बार वह सगाई तोड़ने के लिए यहाँ आए हैं। सगाई तोड़ दो। परसेल कबीला ईमानदारी से यही चाहता था, लेकिन अब यह पहल परसेल कबीले की ओर से नहीं बल्कि ग्रीन की ओर से आई है। इससे स्टर्न को बहुत असहज महसूस हुआ। स्टर्न अपने चेहरे को डूबने से नहीं रोक सका और उसने कहा, मिस्टर ग्रीन, क्या ये वाकई सच है कि बुढ़ा कबीला सगाई तोड़ना चाहता है? ग्रीन ने व्यंग्यपूर्वक स्टर्न की ओर देखा। उसने ठंडे स्वर में कहा, नहीं, मैं इसे वापस लेता हूँ, मैं इसे वापस लेता हूँ। हमेशा कीड़े हमारे परिवार की ओर भागते रहते हैं, मुझे डर है कि मुझे बस उन्हें मारना पड़ेगा। स्टर्न ने गुस्से से ग्रीन की ओर देखा। ठंडी खर्राटे के साथ उन्होंने कहा, यह मामला महत्वपूर्ण है और मुझे निर्णय लेने का कोई अधिकार नहीं है। मैं ग्रीन से पहले आराम करने के लिए कहना चाहूंगा क्योंकि मैं इस मामले की रिपोर्ट लैंडलॉर्ड को कर रहा हूँ। कोई मुख्य सेवक ग्रीन को आराम करने के लिए नीचे लाने में मदद करो। ग्रीन को गुस्सा नहीं आया और वह थोड़ा मुस्कुराया और उसने स्टर्न से कहा, स्टर्न बुजुर्ग को परेशान करने की कोई जरूरत नहीं है, मेरे पास कुछ पैसे हैं और मैं एक सराय में रहूंगा। अलविदा। इतना कहने के बाद वह मुड़ा और बाहर चला गया क्योंकि स्टर्न ने मेज को थपथपाते हुए उसे गुस्से से देखा। ग्रैंड ड्यूक की हवेली से दूर जाते समय ग्रीन ने स्वाभाविक रूप से आवाज सुनी और उपहास किया। वह रहने के लिए होटल ढूंढने के लिए बाहर गया। आधी रात के आसपास उसे एक होटल मिला। ग्रीन ने होटल के कमरे में प्रवेश किया और तुरंत उस स्थान पर चला गया जहां झाओ हाई और मेरिन उसका स्वागत करने के लिए इंतजार कर रहे थे। झाओ हाई मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। दादाजी ग्रीन, उन्होंने सचमुच खून उगल दिया। हाँ, मुझे लगता है कि उस लड़के का रंग हरा हो गया है। ग्रीन ने ठिठुरते हुए कहा, वे इस तरह का व्यवहार करने का साहस कर रहे हैं। वे इस बात से भयभीत नहीं दिखना चाहते कि दूसरे लोग क्या कहेंगे। खैर, इसमें आश्चर्यजनक क्या है? अभी परसेल कबीला अपने भोजन संकट से बचाने के लिए हम पर निर्भर है। झाओ हाई थोड़ा मुस्कुराया। दादाजी ग्रीन, नाराज मत होइए। जब तक हम विवाह प्रस्ताव तोड़ते हैं तब तक उन्हें अपमानित कर मृत्यु तक पहुंचाने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। वैसे भी हाल ही में परसेल कबीला ब्लैक वेस्ट को लेकर चिंतित है और हमें रोजाना परेशान करने के लिए सेना भेजता है। हमारे पास पहले से ही काफी परेशानी है। ग्रीन ने अपना सिर हिलाया और कहा, चिंता मत करो मास्टर, मैं अपने दिल में ये जानता हूँ। लेकिन अगर हम उन्हें अपनी ताकत थोड़ी भी नहीं दिखाएंगे तो उस प्रकार के और भी लोग हमें धमकाने के बारे में सोचेंगे। वे ऐसा कर सकते हैं। हमारे खिलाफ सिर्फ 9वीं रैंक के विशेषज्ञों को भेजें। जब तक वे 8वीं रैंक पर हैं, हम डरेंगे नहीं और उनमें से कई को खत्म कर सकते हैं। झाओ हाई मुस्कुराए। मुड़ते हुए उन्होंने कहा, मैंने अभी ग्रैंड ड्यूक की हवेली की निगरानी के लिए नाइट शेड्स भेजा है।
जब कोई हलचल होगी तो वे इसकी रिपोर्ट करेंगे। मेरा मानना है कि इस बारे में कोई मुद्दा बनाने की जरूरत नहीं है। हरे ने सिर हिलाया। तब मेरिन ने अपना मुंह खोला और कहा, मास्टर, परसेल कबीले की शादी रद्द करने के बाद आपको जल्द ही एक नई शादी तय करनी चाहिए। आखिरकार बुडा कबीले की विरासत आप पर निर्भर करती है। झाओ हाई को उम्मीद नहीं थी कि मेरिन ऐसा कहेगी। उसने अपना सिर खुजलाया और कहा, हमें अभी इस मामले पर चिंता नहीं करनी चाहिए। बुडा कबीले में केवल एक छोटा सा सुधार हुआ है, और इसके अलावा अंतरिक्ष एक ऐसा रहस्य है जिसके बारे में हम दूसरों को नहीं बता सकते। शादी के लिए अभी समय ठीक नहीं है। मेरिन को जवाब देना अच्छा लगता, लेकिन ग्रीन ने उसे टोक दिया। मास्टर सही कह रहे हैं, हमारा बुडा कबीला अभी शुरू हो रहा है। हमें इस मुद्दे पर तब तक बात नहीं करनी चाहिए जब तक कि वाटर ऑफ नथिंगनेस से निकलने वाले विष की समस्या का समाधान नहीं हो जाता। फिर शादी की बात पर चर्चा हो सकती है। ऐसा इसलिए है ताकि अगर मास्टर का बच्चा भी हो तो हमें विषण के बारे में चिंता न करनी पड़े। ग्रीन को घूरते हुए मेरिन मुस्कुराए बिना नहीं रह सकी। मेरा यह इरादा नहीं था कि मैं मास्टर को अभी शादी करने दूं। मेरा मतलब यह था कि मास्टर को पहले से ही किसी को ढूंढने देना था ताकि बाद में अच्छी लड़कियों को खोने से बचाया जा सके। ठीक है, मिस लॉरा के बारे में क्या? वह सुंदर और प्रतिभाशाली है। इसके अलावा उसका दिमाग अच्छा है। झाओ हाई को उम्मीद नहीं थी कि मेरिन पहले से ही लक्ष्य हासिल करने में सक्षम होगी। वह फूट फूट कर मुस्कुराने से खुद को नहीं रोक सका, ये जानते हुए कि इस बार वह इसे टाल नहीं सकता। आह भरते हुए उसने कहा, दादी मेरिन, मैं पहले ऊपर जाऊंगा और आराम करूंगा। जब खाने का समय हो तो मुझे जगा देना। इतना कहकर वह घूमा और ऊपर चला गया। उसने मेघ के चेहरे पर वह भाव नहीं देखा था जिसमें प्यार और संकट की झलक थी। मेघ उसे पसंद करती थी, लेकिन वह अपने प्रदर्शन में अतिरेक नहीं करना चाहती थी। अब जब उसने सुना कि झाओ हाई की शादी होनी चाहिए तो मेघ कुछ घबराने के अलावा कुछ नहीं कर सकी। उसे डर था कि झाओ हाई उसे नहीं चाहेगा। वह लॉरा से पहले भी कई बार मिल चुकी है और ईमानदारी से कहें तो मेघ को लॉरा से कुछ हद तक हीन महसूस होता था। सौंदर्य, शरीर और जीवन के अनुभवों के संबंध में वह कह सकती है कि लॉरा चमकदार चंद्रमा की तरह थी जबकि वह सिर्फ एक विनम्र छोटा सितारा थी। वह लॉरा पर कोई फायदा नहीं देख पा रही थी और वह वास्तव में डर रही थी कि झाओ हाई उससे नहीं बल्कि लॉरा से शादी करेगा। झाओ हाई ने इसके बारे में इतना नहीं सोचा था। चूंकि लॉरा टेलर स्विफ्ट की तरह दिखती थी जब वह उसके सामने थी तो झाओ हाई को दबाव महसूस हुआ। उसने कभी नहीं सोचा था कि एक दिन वह लॉरा के साथ रहेगा। मेरिन ने बस झाओ को देखा जो भाग गया था और इस मामले के बारे में और कुछ नहीं कहा। उसने समय देखा और पाया कि यह झाओ हाई का दोपहर का भोजन तैयार करने का समय था। स्टर्न ने ग्रीन को जाते हुए देखने के बाद वह तुरंत ग्रैंड ड्यूक की हवेली की गहराई में चला गया जहां परसेल कबीले का केंद्र था। तीसरे दरवाजे के पीछे सफेद पत्थर से बनी एक ऊंची 5 मंजिला इमारत थी। शीर्ष पर एक पट्टिका लटकी हुई थी जिस पर 2 शब्द थे, एल्डर्स कोर्ट। सही, ये परसेल कबीले एल्डर्स कोर्ट का वास्तविक केंद्र था। यहीं पर बुजुर्गों के अधिकांश कार्यालय स्थित थे। केवल कुछ मुट्ठी भर लोगों के ही कार्यालय अन्यत्र थे। इमारत के सामने 2 योद्धा खड़े थे। इन योद्धाओं की उम्र भी कम नहीं, लगभग 50 वर्ष थी। वे इमारत के बाएं और दाएं पक्ष की रक्षा कर रहे थे। अगर दूसरों ने उन्हें देखा तो उन्हें आश्चर्य होगा क्योंकि वे दोनों रैंक 7 के विशेषज्ञ थे। स्टर्न 2 व्यक्तियों के सामने खड़ा हुआ और सिर हिलाया। इसके बाद वह सीधे बिल्डिंग में चले गए। रक्षक योद्धाओं के संबंध में स्टर्न उनकी उपेक्षा नहीं करेंगे क्योंकि वे मजबूत विशेषज्ञ थे। लोगों के साथ व्यवहार करने में कई वर्षों का अनुभव होने के कारण वह बहुत स्पष्ट थे कि सबसे विनम्र लोगों को भी नाराज नहीं किया जाना चाहिए। एल्डर्स कोर्ट में प्रवेश करने पर स्टर्न सीधे 5वीं मंजिल पर गए जिसमें केवल 3 कमरे थे। इनमें से प्रत्येक कमरे में एक बुजुर्ग था। ये 3 कमरे वे थे जहां से परसेल कबीले का वास्तविक नियंत्रण आता था। प्रथम, द्वितीय और तृतीय बुजुर्ग यहाँ थे। स्टर्न हल्की गति से चला। वह प्रथम बुजुर्ग के कमरे के सामने पहुंचा और दरवाजा खटखटाया। दरवाजा खुला तो सामने एक युवा लड़की खड़ी थी। लड़की लगभग 20 साल की, लंबी और आकर्षक लग रही थी। उसने एक जादुई वस्त्र पहना और स्टर्न को दरवाजे के बाहर खड़ा देखा। वह मुस्कुराए बिना नहीं रह सकी और बोली, आह, ये स्टर्न का बुजुर्ग है। कृपया आएं और बैठें। स्टर्न ने औपचारिक रूप से उत्तर दिया, धन्यवाद लानी। फिर वह सावधानी से कमरे में दाखिल हुआ। कमरे के अंदर दरवाजे के सामने एक मेज और कुर्सी रखी हुई थी। बाईं ओर एक सोफा और एक छोटी कॉफी टेबल थी जबकि दाईं ओर सजावटी पैटर्न के साथ नक्काशीदार दरवाजे की एक जोड़ी थी। स्टर्न ने बैठने की हिम्मत नहीं की और लानी से पूछा, कृपया पहले बुजुर्ग को सूचित करें कि स्टर्न ने उसे तुरंत देखने के लिए कहा है। स्टर्न लानी की उपेक्षा करने से डरता था जो खुद रैंक 5 की जल जादूगर थी और जिसका प्रथम बुजुर्ग ने समर्थन किया था। कबीले के भीतर भी उसकी स्थिति कुछ अन्य युवा महिलाओं की तुलना में खराब नहीं थी। लानी ने कठोर स्टर्न की ओर देखा। वह हल्के से मुस्कुराए और बोली, कठोर बुजुर्ग, कृपया बैठिए। मुझे नहीं पता कि आप फर्स्ट एल्डर को ढूंढने के लिए इतनी जल्दी में क्यों हैं, लेकिन अभी वह दस्तावेजों के एक बड़े ढेर की समीक्षा कर रहा है। उन्होंने मुझसे पहले ही कहा था कि अगर मामला महत्वपूर्ण नहीं है तो उन्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। स्टर्न ने लानी को धन्यवाद दिया और सोफे पर बैठने चला गया। फिर उन्होंने कहा, बुडा कबीले का ग्रीन आया। पिछली बार हमने कुछ लोगों को ब्लैक वेस्टेज की स्थिति देखने के लिए भेजा था। मुझे डर है कि वे वापस नहीं आएंगे। इस बार उन्होंने कहा कि वह सगाई तोड़ना चाहते हैं। इस मामले में मेरे पास निर्णय लेने की शक्ति नहीं है, इसीलिए मैं पहले बुजुर्ग से निर्णय लेने के लिए कह रहा हूँ। लानी एक पल के लिए आश्चर्यचकित रह गई। प्रथम बुजुर्ग की सहायक के रूप में वह स्वाभाविक रूप से कबीले के बारे में कुछ बातें जानती थी। वह बुडा कबीले की स्थिति को स्पष्ट रूप से समझती थी और उसने नहीं सोचा था कि इस बार बुडा कबीला अचानक सगाई तोड़ देगा। लानी जानती थी कि यह मामला महत्वपूर्ण है, इसलिए उसने स्टर्न को इसके बारे में और कुछ नहीं बताया और इसके बजाय कहा, ठीक है, मैं तुरंत पहले बुजुर्ग को सूचित करूंगी। फिर वह घूमी और सोफे के सामने वाले दरवाजों में घुस गई। जल्द ही लानी वापस बाहर आ गई। वह ये कहते हुए मुस्कुराई, कठोर बुजुर्ग, पहले बुजुर्ग आपसे अंदर जाने के लिए कहते हैं। स्टर्न खड़ा हुआ, अपने कपड़े ठीक किए और लानी का आभार व्यक्त किया। फिर वह दरवाजे को धक्का देकर कमरे में दाखिल हुआ। कमरा शानदार था। अंदर जलती हुई अगरबत्तियों के साथ 2 कांसे के अगरबत्तियां खड़ी थीं। फर्श पर मोटा कालीन था और दीवार पर एक नक्शा लटका हुआ था। नक्शे के नीचे एक सुगंधित लाल लकड़ी की मेज थी जिस पर दस्तावेजों का एक मोटा ढेर रखा हुआ था। मेज के पीछे एक बूढ़ा आदमी बैठा था जिसकी उम्र 70 साल के आसपास लग रही थी और उसके बाल करीने से संवारे हुए थे। अभी उसने एक ब्रश उठाया हुआ था जो एक दस्तावेज पर लिखने के लिए तैयार था। ये व्यक्ति वास्तव में परसेल कबीले का पहला बुजुर्ग कैसर परसेल था।
स्टर्न ने बुजुर्ग को परेशान करने की हिम्मत नहीं की। वह सावधानी से मेज के सामने चला गया और खुद को बाईं ओर खड़ा कर लिया। एक क्षण बाद कैसर ने अपने हाथों में ब्रश को नीचे रखा और स्टर्न की ओर देखते हुए कहा, ठीक है, स्टर्न बैठ जाओ। मैंने सुना है कि बुडा कबीले का एक सदस्य सगाई तोड़ना चाहता था। स्टर्न ने झुककर उत्तर दिया। स्टर्न ने फर्स्ट एल्डर को देखा है। हाँ, ग्रीन पहले आया था। वह सगाई तोड़ने आया था। कैसर ने सिर हिलाया और कहा, आप इसे कैसे देखते हैं? स्टर्न ने कहा, जिन लोगों को हमने ब्लैक वेस्ट में भेजा था वे मर चुके हैं, ग्रीन द्वारा मारे गए हैं। ग्रीन और मेरिन के कौशल के साथ उन्होंने संभवतः एडम को छिपा दिया। जब एक जादुई जानवर का ज्वार आया तो वह पहाड़ों में सुरक्षित भाग निकले। उनके द्वारा लाए गए दासों और वस्तुओं में से बहुत कुछ शेष नहीं रहना चाहिए। जब ग्रीन पहले आया था तो वह पैदल था, घोड़े या गाड़ी पर नहीं। बाद में वह एक सस्ते होटल में चला गया। ऐसा लगता है जैसे उसके हाथ में ज्यादा पैसे नहीं हैं। इसके अलावा इस बार मेरिन संभवतः ब्लैक वेस्ट में एडम की रक्षा करने के लिए उपस्थित नहीं हुए। ग्रीन शायद जानते थे कि इस बार अगर उन्होंने सगाई नहीं तोड़ी तो हम विनम्र नहीं होंगे। इस प्रकार वे सगाई तोड़ने आए और इसे वापस लेने के लिए कहने के लिए मेरी तलाश करने लगे। कैसर अपनी आंखें बंद करके कुर्सी पर बैठ गया और चुपचाप स्टर्न की बात सुन रहा था। स्टर्न के खत्म होने के बाद कैसर असहज लग रहे थे, समझ नहीं पा रहे थे कि कैसे प्रतिक्रिया दें। स्टर्न फर्स्ट एल्डर के स्वभाव को स्पष्ट रूप से जानता था। वह लालची, लंपट, घमंडी, पापी और ठंडा था। जब उसका वर्णन करने के लिए इन सभी शब्दों का उपयोग किया गया तो ये स्पष्ट था कि वह एक अच्छा इंसान नहीं था। लेकिन इस व्यक्ति ने परसेल कबीले पर 50 वर्षों तक प्रभुत्व बनाए रखा था। उसके गुर्गे कबीले के हर कोने में पाए जा सकते थे। इस वजह से बुजुर्गों की सभा के पास अब कबीले के भगवान से अधिक शक्ति थी। ऐसे व्यक्ति के सामने स्टर्न ने जरा भी आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं की। पूछने से पहले कैसर एक पल के लिए चुप रहा। ग्रीन का रवैया कैसा था? स्टर्न ने सच्चाई से उत्तर दिया, उनका रवैया बहुत बुरा है। उन्होंने इस अधीनस्थ को बार बार ताना मारा। ऐसा नहीं लग रहा था कि वह सगाई तोड़ने आए थे, बल्कि यह रवैया प्रदर्शित करने आए थे। कैसर ने अपना सिर हिलाया और कहा, मैं आपको हमारे निर्णय के बारे में बताता रहूंगा, लेकिन हमें उसे सबक सिखाना होगा। उसे पता होना चाहिए कि परसेल कबीला जिसे भी मारना चाहता है उसे मार सकता है। परसेल कबीले के किसी व्यक्ति का मजाक उड़ाने पर इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। स्टर्न ने कैसर की बातें सुनी और धीमी आवाज में कहा, हाँ, लेकिन फर्स्ट एल्डर, मुझे पता चला कि ग्रीन की रैंक बढ़ गई है। अब वह 8वीं रैंक के शिखर पर पहुंचते दिख रहे हैं। मुझे डर है कि उसे नाराज करना अच्छा नहीं होगा। जैसे ही कैसर ने स्टर्न के शब्द सुने, उसकी आंखें खुल गईं और चमक उठी और उसने कहा, वास्तव में ग्रीन सचमुच 8वीं रैंक के शिखर पर पहुंच गया है। कैसर की नजर से स्टर्न चौंक गया, लेकिन फिर भी उसने सम्मानपूर्वक उत्तर दिया, हाँ, इस अधीनस्थ को गलत नहीं लगा। वह वास्तव में 8वीं रैंक के शिखर पर है। कैसर की आंखें और अधिक ठंडी लग रही थीं। वह धीमी आवाज में बोले, मालूम होता है कि इस बार उनसे न निपटना अच्छा ना होगा। स्टर्न, ग्रैंड ड्यूक की हवेली में वापस जाओ और उसे रोको। मैं कबीले के अभिषेक हॉल में जाऊंगा और प्रतिष्ठित देवता से कार्य करने का अनुरोध करूंगा। स्टर्न ने अपनी सांसें रोक लीं। वह बहुत स्पष्ट थे कि कबीले की पूजा कई प्रकारों में विभाजित थी, लेकिन जिस प्रतिष्ठित देवता का उन्होंने उल्लेख किया वह संरक्षक देवता था। इस व्यक्ति का रैंक वास्तव में एक ईश्वरीय चरित्र का प्रतिनिधि था, क्योंकि वे परसेल कबीले के 9वें रैंक के विशेषज्ञ थे, जो एक वास्तविक छद्म अस्तित्व था। स्टर्न को उम्मीद नहीं थी कि कैसर रैंक 9 देवता की उपस्थिति के लिए भी पूछेगा, इसलिए उसने हकलाते हुए कहा, ये प्रथम बुजुर्ग, क्या हमें वास्तव में तुच्छ बुडा कबीले से निपटने के लिए सर गार्जियन देवता से अनुरोध करने की आवश्यकता है? कैसर ने स्टर्न की ओर देखा और कहा, मूर्ख, ग्रीन अब पीक रैंक 8 है और संभवतः जल्द ही रैंक 9 देवता विशेषज्ञ होगा। अभी हमें बुडा कबीले को चेहरा नहीं देना चाहिए। आपने कहा था कि वह इसके बाद हमें अकेला छोड़ देगा। क्या आसान है पीक रैंक 8 विशेषज्ञ के साथ व्यवहार करना या रैंक 9 देवता को प्रसन्न करना? इस बार हमें संरक्षक देवता से चलने के लिए कहना चाहिए। ग्रीन पर हमला करें और उसे मार डालें जो हमारी नजर में है, फिर खतरे को पूरी तरह से खत्म करने के लिए ब्लैक वेस्ट के भीतर मेरिन और एडम से निपटें। स्टर्न को ठंड लग गई, क्योंकि वह समझ गया कि कैसर का क्या मतलब है। वह लज्जित हुए बिना नहीं रह सका और अपना सिर झुका लिया। पहले बुजुर्ग का दृष्टिकोण वास्तव में महान है, आपका अधीनस्थ वास्तव में अनजान है। यह अधीनस्थ तुरंत ग्रीन की तलाश करेगा। झुकने के बाद वह प्रथम बुजुर्ग के कमरे से हट गया। पहला बुजुर्ग खड़ा हो गया और अपने कपड़े ठीक करते हुए बड़बड़ाया, आह, सचमुच बहुत बड़ी मुसीबत है। एक ही समय में इतनी सारी समस्याएं हो रही हैं। फिर वह बाहर चला गया। लानी बाहर खड़ा था, स्टर्न के जाते समय उसे देख रहा था, फिर वापस फर्स्ट एल्डर की ओर मुड़ा और तुरंत सिर झुकाकर उसका स्वागत किया। पहले बुजुर्ग, आपके आदेश क्या हैं? बड़े बुजुर्ग ने लानी की ओर देखा और कहा, तुरंत सभी बुजुर्गों के साथ एक बैठक बुलाओ। अभी गाड़ी की व्यवस्था करो, मैं अभिषेक प्रांगण में जाऊंगा। लानी ने घूरकर देखा, फिर तुरंत उसकी बात मान ली। वह डेस्क पर गई और रस्सी खींच ली। रस्सी खींचने के तुरंत बाद घंटी बजने की आवाज आई। जल्द ही पूरी इमारत में घंटियों की आवाज सुनाई देने लगी। इसके बाद लानी ने पहले बुजुर्ग का पीछा किया जो बाहर चला गया। लानी ने जो खींचा वह परसेल कबीले की आपातकालीन संयोजक घंटी थी। आवाज सुनकर कबीले के भगवान को भी अन्य 100 बुजुर्गों के साथ एल्डर्स कोर्ट के सम्मेलन कक्ष में पहुंचना चाहिए। ये घंटी परसेल कबीले एल्डर्स कोर्ट द्वारा उपयोग की जाती थी और पीढ़ी दर पीढ़ी सौंपी जाती थी। जब तक कोई बहुत बड़ी समस्या न हो, इस घंटी का उपयोग नहीं किया जा सकता था। प्रथम बुजुर्ग के शब्दों के कारण लानी ने इस घंटी का उपयोग करने का साहस किया। बाद में उसने वह गाड़ी तैयार की जो अभिषेक यार्ड के लिए रवाना होगी। उन्होंने केवल एक साधारण वाक्य बोला था, लेकिन लानी लंबे समय से फर्स्ट एल्डर के सहायक रहे थे। वो समझ गई कि प्रथम बुजुर्ग का क्या मतलब था। परसेल कबीले ने बहुत समर्पण दिया। उन्होंने बिना किसी अपवाद के कम से कम 8वीं रैंक वाले किसी भी व्यक्ति के लिए ऐसा किया। उनका दर्जा निम्न नहीं बल्कि ऊंचा था। बड़े बुजुर्ग और बुजुर्ग वे थे जो कुछ होने पर उन्हें एक कार्य दे सकते थे। यदि आदेश अच्छा होता तो वे उसका पालन कर सकते थे, अन्यथा उन्हें स्वयं को एल्डर्स कोर्ट के प्रति समर्पित करने की भी आवश्यकता नहीं है। केवल एक ही था जो प्रथम एल्डर को व्यक्तिगत रूप से बाहर आने और एल्डर कोर्ट से सीधे श्रद्धांजलि देने के लिए जाने के लिए प्रेरित कर सकता था। ये परसेल कबीले का संरक्षक देवता था, जो रैंक 9 का देवता था। प्रथम बुजुर्ग से किसी मामले को सुलझाने के लिए 9वें रैंक के देवता से पूछना और उसे प्रसन्न करना कोई छोटी बात नहीं होगी, है ना? इस समय घंटी का प्रयोग करना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। दोनों चौथी मंजिल पर एक सम्मेलन कक्ष में गए जो परसेल कबीले का सबसे बड़ा सम्मेलन कक्ष था। इस सम्मेलन कक्ष को कई चरणों में विभाजित किया गया था, जिसमें सबसे ऊंची सीट कबीले के भगवान के लिए आरक्षित थी।
अगले स्तर की सीटें 3 बड़े बुजुर्गों के लिए थीं, जबकि अन्य सभी बुजुर्ग सम्मेलन कक्ष के आसपास बैठे थे। पूरे सम्मेलन कक्ष में आने जाने के लिए केवल एक ही जगह थी, जो बीच में रखी गई 5 मीटर वर्ग की जगह थी। वहां एक मेज रखी हुई थी जिस पर एक बुजुर्ग को क्षेत्र के लोगों की अध्यक्षता करने की अनुमति थी। प्रथम बुजुर्ग सम्मेलन कक्ष में जल्दी पहुंच गए, क्योंकि अन्य बुजुर्ग अभी तक नहीं आए थे। वह चुपचाप अपनी सीट की ओर चला गया और अपनी आंखें बंद कर लीं। जल्द ही कदमों की आहट सुनाई दी। ये संकेत था कि परसेल कबीले के अन्य बुजुर्ग आ गए थे। इन बुजुर्गों ने सबसे बड़े बुजुर्ग की सीट की ओर देखा और उन्हें वहां उनका इंतजार करते देखा। वे बारी से बाहर बोलने से डर रहे थे और तुरंत चुपचाप अपनी सीट ढूंढने चले गए। कैसर को ये आवाजें सुनाई नहीं दी, क्योंकि वह अभी भी अपनी आंखें बंद करके बैठा था। तभी भारी कदमों की आवाज सुनाई दी। कमरे के सभी बुजुर्ग खड़े हो गए और दरवाजे पर खड़े आदमी को सलाम करते हुए कहा, कबीले भगवान वानान। कैसर ने फिर अपनी आंखें खोलीं और सम्मेलन कक्ष के दरवाजे की ओर देखा। वहां एक लंबा आदमी खड़ा था, लगभग 2 मीटर। उसका शरीर पर्वत के समान था, चेहरे पर बड़ी हुई दाढ़ी थी और उसकी शक्ल एक साधारण नरसिंह के समान थी जिससे भयंकर शक्ति झलकती थी। उन्होंने गहरे नीले रंग का रईस का सूट पहना था और लगभग 1 मीटर लंबा राजदंड पकड़ रखा था। धीरे धीरे चलते हुए ये शख्स परसेल कबीले का ग्रैंड ड्यूक इवान परसेल था। पहले बुजुर्ग की बड़ी बड़ी आंखें चमक उठीं। इवान के सामने खड़े होकर वह थोड़ा झुका और अभिवादन किया, कबीले लॉर्ड वानन। इवान ने शिष्टाचार लौटाया और कहा, प्रथम बुजुर्ग बहुत विनम्र हैं। मुझे नहीं पता कि बड़े लोगों द्वारा सभी को बुलाने के लिए बड़ी घंटी का इस्तेमाल क्यों किया जाता था। क्या हुआ है? पहले बुजुर्ग ने धीमी आवाज में कहा, कृपया बैठिए, कबीले भगवान। इवान ने सिर हिलाया। वह अपनी सीट पर जाकर बैठ गया। बाकी बुजुर्ग उसके पीछे आ गए। बड़े बुजुर्ग पहले बुजुर्ग के बाईं और दाईं ओर बैठे थे। वे कबीले के दूसरे और तीसरे बुजुर्ग थे। दोनों 60-60 साल के लग रहे थे। एक मोटा था और दूसरा पतला। एक ने काले रंग की पोशाक पहनी थी जबकि दूसरे ने सफेद रंग की पोशाक पहनी थी। दोनों ने बुजुर्गों की पोशाक पहनी हुई थी और वे वहां बैठे पहले बुजुर्ग को देख रहे थे। पहले बुजुर्ग ने उनकी आंखों में देखा, अपने दिल में व्यंग्य किया, क्योंकि वह जानता था कि ये दोनों परेशानी की तलाश में थे। अगर उन्होंने एक भी गलती की तो वे उसे जरूर पकड़ लेंगे। लेकिन पहला बुजुर्ग चिंतित नहीं था। उनका मानना था कि उन्होंने सही निर्णय लिया है और उनसे कोई गलती नहीं होगी। ये देखकर कि सभी लोग उपस्थित थे, कैसर उठ खड़ा हुआ। वह धीरे धीरे कमरे के मध्य की ओर और मंच पर चला गया। वह मंच पर खड़े हो गए, सभी को देखा और डूबती आवाज में कहा, कबीले भगवान, साथी बुजुर्गों, हमारा परसेल कबीला हाल ही में कई परेशानियों से घिर गया है। एका मैदानी घटना के कारण हमारे कबीले पर दबाव डालने का मौका तलाश रहे उन बेशर्म व्यापारियों ने भोजन की कीमत बढ़ाने के लिए इस अवसर का लाभ उठाया है। सौभाग्य से सभी के प्रयासों से हमारे कबीले को कोई खास नुकसान नहीं हुआ। लेकिन अब कोई परसेल कबीले की गरिमा को चुनौती देने का साहस कर रहा है। इसकी बिल्कुल अनुमति नहीं दी जा सकती। वह कुछ देर रुका, कमरे में मौजूद कुछ लोगों की ओर देखा। उसे ऐसा महसूस हुआ मानो वह विश्व का स्वामी हो। इस भावना ने उसे मोहित कर लिया। जैसा कि कुछ लोगों ने कहा, शक्ति जीवन का सर्वोत्तम अमृत है। ये शब्द सचमुच सटीक थे। कैसर को मंच पर खड़े होने पर ऐसा महसूस हुआ जैसे उसका शरीर जीवन शक्ति से भरा हुआ था। उसे लगा कि वह 100 साल तक जीवित रह सकता है। चूंकि वह खुद को बहुत युवा महसूस करता था, तो वह अभी भी बेहतर कर सकता था। कमरे में मौजूद लोग जल्द ही एक दूसरे से कानाफूसी करने लगे। वे नहीं जानते थे कि ऐसा क्या हुआ था कि कैसर इतना गंभीर हो गया। कैसर ने भीड़ की ओर देखा और जारी रखा, अभी कुछ समय पहले बुडा कबीले का सदस्य ग्रीन सगाई तोड़ने के लिए ग्रैंड ड्यूक की हवेली में आया था। कुछ समय पहले ब्लैक वेस्टेज ने एक जादुई जानवर के हमले का अनुभव किया था। इस डर से कि बुडा कबीले पर कोई विपत्ति आ पड़ेगी, हमारे परसेल कबीले ने सदस्यों को निरीक्षण करने और उन्हें खोजने के लिए भेजा, लेकिन वे अब पहले ही मर चुके हैं। वे ग्रीन द्वारा मारे गए थे। इस बार वे सगाई तोड़ने की इच्छा लेकर आए थे। ऐसा लगता है जैसे वे मेरे परसेल कबीले को ऐसे देख रहे हैं जैसे कि यह कुछ भी नहीं था। ऐसी बात है, उसे जीवित नहीं छोड़ा जा सकता। सम्मेलन कक्ष में हर कोई एक पल के लिए आश्चर्यचकित हो गया और कैसर की ओर हैरान होकर देखने लगा। कैसर के ऐसा कहने से वे भ्रमित हो गए, लेकिन बुजुर्ग समझ गए कि कैसे और क्या हुआ था। वे बुडा कबीले की तलाश करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने निरीक्षण करने और यहाँ तक की मदद करने के लिए लोगों को भेजा था। लेकिन बुडा कबीले के सदस्य ने उन्हें मार डाला था, जो अच्छा नहीं था। अब वह व्यक्ति ग्रैंड ड्यूक की हवेली में भी आया था। केवल दूसरे बुजुर्ग और तीसरे बुजुर्ग, ये बूढ़े लोग ही समझ पाए थे कि कैसर ने लोगों को बुडा कबीले में क्यों भेजा था। उन्हें यह समझ में नहीं आया कि कैसर बुडा कबीले के बारे में इतना ऊंचा क्यों बोल रहा था। इस प्रकार दोनों ने कुछ नहीं कहा और बस कैसर को हैरान होकर देखते रहे। कैसर जानता था कि उसने जो कहा वह इन लोगों को प्रभावित करने के लिए पर्याप्त नहीं था। हालांकि वह परसेल कबीले के भीतर शक्तिशाली था, लेकिन उसके हाथ से आसमान को ढकना असंभव था। इसके अलावा दूसरे और तीसरे बुजुर्गों ने भी उस पर नियंत्रण रखा। कैसर ने आगे कहा, ग्रीन अब पीक रैंक 8 का विशेषज्ञ है। हर कोई जानता है कि हमने बुडा कबीले के साथ सगाई की शुरुआत की थी, लेकिन अब बुडा कबीले की स्थिति के साथ वे हमारे परसेल कबीले के लिए बिल्कुल भी मेल नहीं खाते हैं। हालांकि इस बार उन्होंने सगाई तोड़ने की पेशकश की, लेकिन क्या आप सभी ने यह नहीं सोचा कि इसका हम पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ऐसा प्रतीत होता है कि यह ग्रीन हमसे द्वेष रखता है। एक बार जब वह 9वीं रैंक पर पहुंच जाएगा, तब क्या होगा? इस लंबे भाषण को कहने के बाद सभी को कैसर द्वारा कहे गए वाक्यों का मतलब समझ में आ गया और वे कैसर के साथ एकमत थे। वे सभी जानते थे कि बुडा कबीला पीड़ित था और उन्होंने चोट पर अपमान भी डाल दिया था, जिससे बुडा कबीले के मन में उनके प्रति बहुत नफरत हो गई। यदि ग्रीन वास्तव में एक दिन रैंक 9 बन जाता है, तो यह निश्चित रूप से परसेल कबीले के लिए अच्छी बात नहीं होगी। कोई आश्चर्य नहीं कि पहला बुजुर्ग बुडा कबीले से निपटना चाहता है। कैसर द्वारा बुडा कबीले से निपटने की इच्छा के अपने कारण बताए जाने के बाद हर कोई इस विचार पर सहमत हो गया। इवान केवल अपने स्टेशन पर ही बैठ सकता था। उसने कोई शब्द नहीं कहा क्योंकि वह जानता था कि वे बेकार होंगे। दूसरे बुजुर्ग ने कहा, पहले बुजुर्ग की बातें उचित हैं। हालांकि अब जब बुडा कबीले के पास पीक रैंक 8 का मास्टर है, तो उससे निपटना आसान नहीं होगा। अगर हम उसे मार भी सके तो हमारा नुकसान छोटा नहीं होगा। मुझे आश्चर्य है कि इस बारे में प्रथम बुजुर्ग के क्या विचार हैं। कैसर जानता था कि दूसरा बुजुर्ग उसकी बातों से इतनी आसानी से प्रभावित नहीं होगा, लेकिन वह अच्छी तरह से तैयार था। उन्होंने सिर हिलाया और कहा, स्वाभाविक रूप से मैंने पहले से ही कुछ सोचा था। गाड़ी अब तैयार है और रैंक 9 देवता से हाथ बढ़ाने के लिए जाने और प्रार्थना करने के लिए तैयार है। सबसे पहले भविष्य की किसी भी परेशानी से बचने के लिए ग्रीन को मारना है। फिर उन मुनाफाखोरों को रोकने के लिए उन्हें बताएं कि हमारा परसेल कबीला उन्हें खत्म करने में सक्षम है।
शांत सम्मेलन कक्ष में अचानक तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। जैसा कि लौरा ने कहा था, इन अभिजातियों में बड़ा कुलीन गौरव था, वे किसी को भी अपनी गरिमा का अतिक्रमण नहीं करने देंगे। कैसर के शब्दों ने स्वाभाविक रूप से कमरे में मौजूद लोगों की सहानुभूति जगा दी। यहाँ तक कि दूसरे बुजुर्ग, तीसरे बुजुर्ग और इवान ने भी इसके बारे में कुछ नहीं कहा। दूसरे और तीसरे बुजुर्ग पहले बुजुर्ग के खिलाफ सत्ता के लिए संघर्ष कर रहे थे। अब लोकप्रिय फर्स्ट एल्डर को देखते हुए वे स्वाभाविक रूप से अच्छे मूड में नहीं थे। अब भी इवान का दिल जटिल था। वह नामात्र रूप से परसेल कबीले का स्वामी और परसेल डची का ग्रैंड ड्यूक था, लेकिन यहाँ बड़ों की सभा में उन्हें बोलने का कोई अधिकार नहीं था। वास्तव में उसका वहां बैठना मात्र एक सजावट मात्र था। ये कुछ ऐसा था जो सभी बुजुर्ग जानते थे। हालांकि सतही तौर पर वे अभी भी उसके प्रति सम्मानजनक थे। इसी बात पर इवान को सबसे ज्यादा गुस्सा आया। दुर्भाग्य से उनके पास इस स्थिति को बदलने का कोई अन्य तरीका नहीं था। दरअसल यह मामला परसेल कबीले का रहस्य था। उसके पास अन्य लोगों को बताने का कोई तरीका नहीं था। बाहर और अन्य लोगों के सामने रहते हुए भी बुजुर्ग उनके प्रति बहुत आदर भाव रखते थे। इससे बाहरी लोगों को लगा कि परसेल ग्रैंड ड्यूक का अभी भी सम्मान किया जाता है। इससे पहले परसेल कबीले के पास बुडा कबीले से निपटने का कोई कारण नहीं था। इसके अलावा इवान एडम के पिता का दोस्त था, जिससे स्वाभाविक रूप से उसकी इच्छा हुई कि बुडा कबीला गायब न हो। दुर्भाग्य से उसने अतीत में बुडा कबीले की मदद की थी, जिससे उसकी शक्ति बहुत कम हो गई थी। अब उसके पास बुडा कबीले की मदद करने की कोई क्षमता नहीं थी। भले ही वह प्रथम बुजुर्ग का समर्थन चाहे, यह असंभव होगा। इवान एक योद्धा था और कोई कह सकता है कि वह राजनीतिक नाटकों के लिए नहीं बना था। ठीक इसी कारण से वह परसेल कबीले का पितामह बन सका। चूंकि उन्हें राजनीति की समझ नहीं थी, इसलिए उन्हें आसानी से नियंत्रित किया जा सकता था। भले ही इन तीनों ने अपना रुख नहीं अपनाया, लेकिन इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अन्य बुजुर्गों ने पहले बुजुर्ग के शब्दों को मंजूरी दे दी थी, जिससे उनका खून खौल उठा था। कैसर ने परिणाम को संतुष्टिपूर्वक देखा और कहा, यदि आप मेरी राय साझा करते हैं तो कृपया अपना हाथ उठाएं। सम्मेलन कक्ष में आधे से अधिक लोगों ने अपने हाथ खड़े कर दिए, जिससे अंततः परिणाम तय हुआ। जिन लोगों ने हाथ नहीं उठाया था वे दूसरे और तीसरे दोनों बुजुर्गों के कट्टर समर्थक थे। कैसर ने सिर हिलाया और कहा, 50% से अधिक वोट स्वीकृत हैं। फिर उसने अपना सिर घुमाया और इवान को प्रणाम करते हुए कहा, कबीले भगवान श्रीमान, क्या मैं अब सर्वोच्च देवता से पूछ सकता हूँ? इवान ने शांत चेहरे से कैसर की ओर देखा और बिना कुछ कहे सिर हिलाया। जैसे ही कैसर ने इवान को सिर हिलाते देखा, उसने भी कुछ नहीं कहा। उन्होंने एक बार फिर इवान को प्रणाम किया और पीछे मुड़कर घोषणा की, ये बैठक स्थगित कर दी गई है। इतना कहकर वह बाहर चला गया। सम्मेलन कक्ष में मौजूद बुजुर्ग भी एक के बाद एक चले गए थे। दूसरे और तीसरे बुजुर्गों ने आह भरी, फिर कमरे से बाहर निकल गए। हालांकि पिछले कुछ दिनों में उन्होंने कैसर के अधीन कई बुजुर्गों को पकड़ लिया था और बोलने के लिए बेहतर स्थिति प्राप्त कर ली थी। कैसर की शक्ति की तुलना में वे लगभग वहीं थे, लेकिन इस बार इस मामले ने कैसर को और भी आकर्षक बना दिया था। उनकी लोकप्रियता निश्चित तौर पर नई ऊंचाई पर पहुंचेगी। जब ऐसा हुआ तो वे कैसर के खिलाफ लड़ाई नहीं लड़ पाएंगे। सच कहूं तो अभी उनका मूड काफी जटिल था। वे चाहते थे कि कैसर विजयी हो ताकि परसेल कबीले अपनी गरिमा बनाए रख सके और गुंडों की इस पीढ़ी को भयभीत कर सके। हालांकि उनके दिलों में उन्हें उम्मीद थी कि कैसर की योजना गलत हो जाएगी। उन्हें उम्मीद थी कि बुडा कबीला विरोध कर सकता है, जिससे कैसर का कदम व्यर्थ हो जाएगा। जब ऐसा होता है तो वे कैसर पर हमला कर सकते हैं, जिससे उसकी प्रतिष्ठा कम हो सकती है। फिर वे कैसर से निपटने का अवसर ले सकते थे। अफसोस की बात है, वे जानते थे कि यह संभव था। इस बार सफल होने के लिए कैसर कृपया जाने और संरक्षक देवता से अनुरोध करने को तैयार था। संरक्षक देवता रैंक 9 विशेषज्ञ थे, जो अजय का पर्याय थे। उनके लिए दूसरों से छुटकारा पाना आसान था, लेकिन पराजित होना कठिन। तारांकन, उन्हें यह नहीं पता था कि जब परसेल कबीले ने घंटी बजाई तो झाओ हाई को भी संदेश मिला था। झाओ हाई ने पहले नाइट शैड्स को परसेल कबीले का निरीक्षण करने का निर्देश दिया था। ये नाइट शैड्स उच्च रैंक वाले मरे हुए थे। मरे नहीं होने के अलावा वे अपनी आभा को भी नियंत्रित कर सकते थे। परसेल कबीले के पास कोई उच्च रैंकिंग वाला प्रकाश जादूगर नहीं था। इस प्रकार नाइट शैड्स का पता लगाना और भी कठिन हो गया। औसत व्यक्ति शायद नहीं जानता हो कि इस घंटी की आवाज का क्या मतलब है, लेकिन ये नाइट शैड्स जानते थे। मत भूलिए, ये नाइट शैड्स झाओ हाई द्वारा बनाए गए उच्च रैंक वाले मरे हुए थे, जिनकी यादें भी बरकरार थीं। उनके पूर्व संगठन को महाद्वीप के भीतर बड़े कुलों की एक निश्चित समझ थी। चूंकि परसेल कबीले की अपनी डची थी, तो निश्चित रूप से उनकी भी जांच की गई। इससे उन्हें स्वाभाविक रूप से समझ में आ गया कि घंटी परसेल कबीले के लिए क्या प्रतिनिधित्व करती है। जब परसेल कबीले ने घंटी बजाई तो नाइट शैड्स ने तुरंत झाओ हाई को स्थिति के बारे में सूचित किया और इस मामले का क्या मतलब था। लगभग इसी समय झाओ हाई बाहर जाने के डर से अपने शयन कक्ष में लेटा हुआ था। उसे डर था कि मैरिन उससे शादी के मुद्दे पर चर्चा जारी रखने पर जोर देगी। हालांकि संदेश प्राप्त होने पर झाओ हाई तुरंत उठ खड़ा हुआ और बाहर चला गया। ग्रीन लिविंग रूम में बैठा था और स्क्रीन को देख रहा था। लिविंग रूम में रहते हुए उन्हें होटल में अपने कमरे पर ध्यान देना पड़ता था। यदि उसने दूसरों को अपने कमरे में प्रवेश करने दिया और उन्हें पता चला कि वह गायब हो गया है, तो परेशानी होगी। झाओ हाई ने भी ग्रीन को लिविंग रूम में देखा और तुरंत कहा, दादाजी, ग्रीन परसेल कबीले में बदलाव हुए हैं। उन्होंने अभी अभी आपातकालीन घंटी बजाई थी। ग्रीन को आपातकालीन घंटी के बारे में भी थोड़ा बहुत पता था। झाओ हाई को सुनने के बाद उसका चेहरा बदला नहीं रह सका और उसने कहा, वास्तव में क्या नाइट शैड्स ने संदेश भेजा था? झाओ हाई ने सिर हिलाया। हाँ, नाइट शैड्स ने संदेश भेजा था। चूंकि नाइट शैड्स का पता परसेल कबीले को नहीं चला, आपातकालीन घंटी बजने के बाद उन्होंने तुरंत मुझे सूचित किया। ग्रीन खड़े हुए, अपनी भौहें उठाई और कहा, उन्हें आपातकालीन घंटी क्यों खींचनी है? हम तो सिर्फ सगाई तोड़ने गए थे, यही तो वो भी करना चाहते थे। तो उन्हें हमारे खिलाफ कोई योजना नहीं बनानी चाहिए, ठीक है? झाओ हाई ने अपना सिर हिलाया और कहा, नाइट शैड्स अभी परसेल कबीले का निरीक्षण कर रहे हैं। हालांकि मुझे लगता है कि इस बार मुझे डर है कि वे हमें कभी भी आसानी से जाने नहीं देंगे। दादाजी ग्रीन, आपको इससे सावधान रहना चाहिए। शायद आपको अभी परसेल कबीले के पास नहीं जाना चाहिए और बस कुछ और समय तक इंतजार करना चाहिए ताकि हम जान सके कि वे क्या करना चाहते हैं। ग्रीन ने सिर हिलाया। नहीं, हमें शादी का प्रस्ताव वापस लेना होगा। अगर मैं उन्हें नहीं देखूंगा तो उन्हें संदेह हो जाएगा। मैं सचमुच जानना चाहता हूं कि वे क्या कर रहे होंगे। झाओ हाई ने ग्रीन की ओर देखा और कहा, ठीक है, लेकिन तुम्हें हमेशा अपने साथ घोस्ट केन रखना चाहिए। मैं उनका निरीक्षण करने के लिए नाइट शैड्स भी वहां रखूंगा। जैसे ही परसेल कबीले से कोई हलचल होगी, मैं तुरंत आपको सूचित करूंगा।
ग्रीन ने सिर हिलाया क्योंकि झाओ हाई को नाइट शेड्स में से एक से कुछ प्रसारित जानकारी मिली थी जिसमें कहा गया था कि विदेशी मामलों के बुजुर्ग स्टर्न वर्तमान में ग्रीन के आवास की ओर यात्रा कर रहे थे। झाओ हाई ने ग्रीन को स्थिति के बारे में बताया। ग्रीन मंद मंद मुस्कुराए और बोले, स्टर्न मुझे लेने आएंगे। मास्टर, मैं अंतरिक्ष से बाहर निकलूंगा और देखूंगा कि परसेल कबीला क्या करने की योजना बना रहा है। इसी समय के आसपास मेरिन और मेघविला में दाखिल हुए। यहाँ तक कि रॉकहेड और वुडहेड भी आए थे। झाओ हाई ये भी जानना चाहते थे कि परसेल कबीला उनसे कैसे निपटने की योजना बनाएगा। झाओ हाई ने ग्रीन को बाहर जाते देखा और तुरंत कहा, ठीक है दादाजी ग्रीन, आपको घोस्ट केन अवश्य लानी होगी। इससे आपसे संपर्क करना आसान हो जाएगा। होटल के कमरे में आते ही ग्रीन ने सिर हिलाया और घोस्ट केन को पकड़ लिया। घोस्ट केन में एक क्षमता थी। यदि झाओ हाई के पास भूत छड़ी नहीं थी तो वह उस स्थान के भीतर रहते हुए उस व्यक्ति के साथ संवाद करने के लिए इसका उपयोग कर सकता था जिसे उसने छड़ी सौंपी थी। इसके अलावा उनके संचार को कोई तीसरा पक्ष नहीं सुन सकेगा। झाओ हाई ने कई परीक्षण करने के बाद यही निष्कर्ष निकाला। मेरिन और अन्य लोगों ने लिविंग रूम में स्क्रीन की ओर देखा और ग्रीन को देखा। ग्रीन कमरे में बैठ गया और अपनी आंखें बंद कर लीं। अपनी आंखें बंद करके वह अपनी ऊर्जा पुनः प्राप्त करने लगा। जब ग्रीन इस बार ग्रैंड ड्यूक की हवेली में गए तो उन्हें समस्याओं के बारे में पता था। इस डर से कि मामला अच्छा नहीं होगा, वह जानता था कि उसे खुद को अच्छी स्थिति में रखने की जरूरत है। स्टर्न ने उन्हें ज्यादा देर तक इंतजार नहीं करने दिया। बहुत जल्द उसने दरवाजा खटखटाया। स्टर्न ने फिर कहा, प्रमुख सेवक ग्रीन, ये स्टर्न है। परसेल ग्रैंड ड्यूक को कबीले की हवेली में आपके साथ चर्चा करने के लिए एक विषय है। ग्रीन खड़ा हुआ और दरवाजा खोलने गया। वह स्टर्न के सामने खड़ा हो गया और कमरे के अंदर की ओर अपना हाथ लहराया। कठोर बुजुर्ग, कृपया अंदर आएं और हम इस पर चर्चा कर सकते हैं। स्टर्न ने अपना सिर हिलाया और कहा, मिस्टर ग्रीन, ग्रैंड ड्यूक इस समय आपका इंतजार कर रहा है। कृपया जल्दी करें और जितनी जल्दी हो सके ग्रैंड ड्यूक की हवेली पर जाएं। ग्रीन ने अपनी आंखें सिकोड़ ली जिससे स्टर्न घबरा गया, जिससे पता चला कि वह मछली पकड़ने का काम कर रहा था। हालांकि ग्रीन ये जानना चाहेगा कि परसेल कबीला क्या करने का इरादा रखता है, लेकिन वह मूर्ख नहीं था। उसने दरवाजा खोल दिया और यह कहते हुए कमरे में वापस चला गया, अंदर आओ और थोड़ी देर बैठो। मैंने बहुत लंबा सफर तय किया है और बहुत थका हुआ महसूस कर रहा हूँ। मैं पहले एक बर्तन चाय पीना चाहता हूँ। स्टर्न ने घृणा से अपने दांत पीसते हुए ग्रीन की ओर देखा। हालांकि वह लोगों के एक परिष्कृत वर्ग का सदस्य था और उसने ग्रीन से आग्रह नहीं किया। वह जानता था कि यदि उसने उससे और आग्रह किया तो इससे वह और अधिक संदिग्ध प्रतीत होगा। इस प्रकार उसने कमरे में प्रवेश करने का निर्णय लिया। होटल का कमरा बड़ा नहीं था। लिविंग रूम और बेडरूम को एक कमरे के रूप में एक साथ रखा गया था। ग्रीन ने स्टर्न को सोफे पर बैठने के लिए नहीं बुलाया। इसके बजाय वह वास्तव में चाय की मेज से चाय का एक बर्तन लेने गया। उसने खुद एक कप चाय पी और स्टर्न के लिए एक कप बनाया। फिर उसने कप उठाया और स्टर्न को दिया, फिर आनंद से पी लिया। स्टर्न ने बैठकर चाय पी। वह भौं सिकोड़ने से खुद को नहीं रोक सका। वह जानता था कि ऐसे छोटे होटल में अच्छी स्वाद वाली चाय नहीं मिल सकती। इन होटलों में चाय खराब होती थी, इसलिए उन्होंने कभी नहीं पी। ग्रीन को कोई चिंता नहीं थी क्योंकि उसने चाय का एक कॉर पी लिया था। कमरे के अंदर उसका पीछा करते हुए स्टर्न ने पुष्टि की कि परसेल कबीले ने अवश्य ही कुछ व्यवस्था की होगी। अन्यथा स्टर्न उसके साथ इतना सहयोगात्मक नहीं होता। यदि वास्तव में इवान उसका इंतजार कर रहा था तो स्टर्न के लिए यहाँ बैठना और उसके साथ चाय पीना संभव नहीं होगा। स्टर्न के कमरे के अंदर आने का मतलब था कि वे चाहते थे कि वह कबीले के घर जाए और नहीं चाहते थे कि वह जल्दी जाए। यदि नाइट शेड्स ने आपातकालीन घंटी के उपयोग के मुद्दे के बारे में वह रिपोर्ट नहीं बनाई होती तो ग्रीन को संदेह नहीं होता। लेकिन क्योंकि अब वे जानते थे कि परसेल कबीले ने घंटी बजाई है, ग्रीन अपने विचारों के प्रति अधिक आश्वस्त थे। दो लोगों को एक बर्तन चाय पीने में कितना समय लग सकता है? अगर कोई यह सवाल पूछने की हिम्मत करता तो स्टर्न को लगता कि ऐसा व्यक्ति पागल है जो ऐसे मुद्दों पर इत्मीनान से सोच सकता है। हालांकि अब स्टर्न अवचेतन रूप से इसके बारे में सोच रहा था और समय की गिनती कर रहा था। वह चाय के इस बर्तन को खत्म करने की प्रतीक्षा कर रहा था। वास्तव में ग्रीन जितना हो सके उतने समय के लिए रुक रहा था क्योंकि वह इंतजार करना चाहता था और देखना चाहता था कि क्या नाइट शेड्स अधिक जानकारी प्राप्त करने में सक्षम होंगे। नाइट शेड्स ने उन्हें निराश नहीं किया। चाय का बर्तन पीते समय झाओ हाई ने उन्हें सूचित किया कि परसेल कबीले की गाड़ी अभिषेक हॉल में गई थी। परसेल कबीले का अभिषेक हॉल पश्चिमी प्रांगण में स्थित था। यह उन देवताओं को समर्पित एक बड़ा क्षेत्र था। इन देवताओं के अपने अलग अलग आंगन थे क्योंकि वे अन्य लोगों के साथ रहना पसंद नहीं करते थे। यही कारण था कि परसेल कबीले के लोग उनसे कुछ दूर रहते थे। नाइट शेड्स स्वाभाविक रूप से परसेल कबीले के कैसर बुजुर्ग के बारे में जानते थे। वास्तव में उनका पूर्व संगठन परसेल कबीले की स्थिति को अच्छी तरह से जानता था। उसे ये भी पता था कि इवान महज एक कठपुतली था। झाओ हाई ने ये बातें ग्रीन को बताईं। रिपोर्ट सुनते ही ग्रीन को तुरंत रैंक 9 एक्सपर्ट शब्द याद आ गए। इस प्रकार जब उसका रंग बदल गया तो वह मदद नहीं कर सका। ग्रीन एक अनुभवी व्यक्ति थे और बहुत स्पष्ट विचारों वाले भी थे। जो व्यक्ति इन बुजुर्गों को हिला सकता है वह कोई सामान्य व्यक्ति नहीं हो सकता, भले ही वे 8वीं रैंक के विशेषज्ञ ही क्यों न हो। बड़े परसेल कबीले के इन बुजुर्गों को व्यक्तिगत रूप से स्थानांतरित करने का मतलब केवल यह था कि यह रैंक 9 देवता 2 होना चाहिए। इस समय के दौरान परसेल कबीला अचानक कार्रवाई क्यों करेगा और रैंक 9 देवता को आमंत्रित करेगा? इसका एक ही उत्तर था और वह था उससे निपटना। ग्रीन ने अपने हाथ में पकड़ा आधा खाली कप धीरे से मेज पर रख दिया। वह पीछे मुड़ा और स्टर्न की ओर उदासीनता से देखा। स्टर्न ने ग्रीन को देखा और मन ही मन भयभीत हो गया। उसे वास्तव में लगा कि ग्रीन ने उसे देख लिया है। उसने अनजाने में अपना शरीर हिलाया और कहा, हेड सर्वेंट ग्रीन, क्या गलत है? ग्रीन अचानक मुस्कुराए और बोले, कुछ नहीं, मेरे साथ चाय पीने के लिए आने के लिए धन्यवाद। कठोर बुजुर्ग, हमें जाने दो। स्टर्न व्यस्तता से खड़ा हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि जो उसने देखा वह महज एक भ्रम था। जब उसने हरे रंग की मुस्कान देखी तो उसे लगा जैसे इस मुस्कान का कोई गहरा अर्थ है। होटल से बाहर निकलते समय ग्रीन ने अपने गुस्से पर काबू पा लिया। परसेल कबीले ने उसके लिए जो गाड़ी भेजी थी उसके अंदर वह सोच रहा था। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि परसेल कबीला उससे निपटने के लिए रैंक 9 देवता को भी आमंत्रित करेगा। इस बार मामला वाकई बड़ा था। ग्रीन ने नहीं सोचा था कि परसेल कबीला इतना क्रूर होगा। उसने सोचा कि अगर परसेल कबीला उससे निपटने के लिए रैंक 9 को आमंत्रित कर सकता है तो वे झाओ हाई और मेरिन को भी नहीं जाने देंगे। कहने का तात्पर्य यह है कि परसेल कबीले ने वास्तव में पूरे बुडा कबीले को खत्म करने की योजना बनाई थी।
यही कारण है कि ग्रीन इतना क्रोधित था। यदि यह अन्य कुलीन लोग होते तो ग्रीन उनसे उतना क्रोधित नहीं होता जितना कि वह पहले से ही उन अभिजात वर्ग से निराश था। लेकिन उसने वास्तव में यह नहीं सोचा था कि यह परसेल कबीला ही होगा जो ऐसा काम करेगा। इससे पहले उनके पास इस परसेल कबीले का बेहतर मूल्यांकन था। उसने यह नहीं सोचा था कि अंत में ये परसेल कबीला ही होगा जो उनके लिए सबसे क्रूर होगा। हालांकि ग्रीन को पता था कि विपरीत पक्ष ने उससे निपटने के लिए रैंक 9 देवता को आमंत्रित किया था, फिर भी उसने जाने का साहस किया। अपने दिल की गहराई में वह जानता था कि झाओ हाई के लिए जगह थी। यहाँ तक कि रैंक 9 देवता के सामने भी वह ज्यादा चिंता नहीं करेगा। ग्रीन ने झाओ हाई को अपने संदेह के बारे में नहीं बताया क्योंकि उसे डर था कि झाओ हाई चिंतित हो जाएगा। इस बार वह परसेल कबीले की प्रकृति को पूरी तरह से उजागर करने के लिए ग्रैंड ड्यूक की हवेली में गए थे। वह चाहता था कि वे सोचें कि रैंक 9 देवता को आमंत्रित करने के बाद भी वे उसे मार नहीं सकते। वह सदमे की उस अभिव्यक्ति की प्रतीक्षा कर रहा था। गाड़ी तुरंत ग्रैंड ड्यूक की हवेली में चली गई। दोनों आदमी गाड़ी से उतरे और आंगन के बैठक कक्ष की ओर चले गए। ग्रैंड ड्यूक की हवेली में प्रवेश करने पर स्टर्न का दिल अंततः शांत हो गया। वह मुस्कुराते हुए ग्रीन को अजीब नजरों से देखने से खुद को नहीं रोक सका। उसे हरे रंग से नफरत थी। जब उसने ग्रीन से चाय का कप पीने के लिए कहा तो वह उससे नफरत करने लगा। उसे लगा कि ग्रीन ने निश्चित रूप से उसे जहर मिला हुआ बर्तन पीने के लिए कहा था या कि उसका पेय अधिक जहरीला था। एक बार जब वे लिविंग रूम में दाखिल हुए तो ग्रीन ने जानबूझकर कहा, स्टर्न बुजुर्ग, क्या आपने नहीं कहा कि ग्रैंड ड्यूक मुझे ढूंढ रहा था? या ये कोई और है? स्टर्न ने बेरुखी से उत्तर दिया, मुझे नहीं पता, शायद इसलिए कि हमें इतना समय लग गया। ग्रैंड ड्यूक वापस चले गए। फिर वह सोफे पर बैठ गया, कुछ शब्द नहीं बोला और अपनी आंखें बंद कर लीं। उन्होंने ग्रीन को जवाब देने के लिए खुद को उपलब्ध भी नहीं कराया। ग्रीन ने स्टर्न की ओर देखा, जिसकी शक्ल पर मुस्कुराहट की हल्की सी झलक थी। उन्हें समझ आ गया कि स्टर्न ऐसा प्रदर्शन क्यों दे रहे हैं। स्टर्न ने ऐसा प्रदर्शन इसलिए किया क्योंकि उनका मानना था कि चीजों को छिपाकर रखने की अब कोई जरूरत नहीं है क्योंकि वे पहले ही ग्रैंड ड्यूक की हवेली में वापस आ चुकी थी। इसलिए स्टर्न ने इसे अब और नहीं छिपाया और अपना भेष फाड़ दिया। हालांकि ये देखकर ग्रीन और भी उत्साहित हो गए। ग्रीन अब देखना चाहता था कि जब वह उनके सामने गायब हो जाएगा तो इन लोगों का चेहरा कैसा होगा। ग्रीन ने भी कुछ नहीं कहा और चुपचाप बैठा रहा। वह इंतजार कर रहा था, स्टर्न के अपनी चालें चलने का इंतजार कर रहा था, जिससे स्टर्न को लगे कि वे अभी भी नियंत्रण में हैं। और फिर आखिरी वक्त पर वह इन लोगों से कहेगा कि वह सिर्फ उन्हें अपनी चाल चलने के लिए चिढ़ा रहा था। जल्द ही ग्रीन ने दूर से कदमों की आवाज सुनी। उसने अपनी आंखें खोली और स्टर्न की ओर देखते हुए कहा, स्टर्न बुजुर्ग, क्या आप यहाँ बैठने में मेरा साथ देंगे? जैसे ही उसकी आवाज धीमी हुई, अचानक एक बूढ़े आदमी की गर्व भरी आवाज सुनाई दी, बिल्कुल नहीं, मैं ही तुम्हें स्पष्टीकरण दूंगा। ग्रीन को पता था कि यह प्रतिष्ठित आवाज किसकी है। ये परसेल कबीले का पहला बुजुर्ग कैसर था। ग्रीन को पता था कि कैसर कौन था। उनसे उनका कुछ संपर्क था, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं। इस प्रकार इससे उनके बारे में उनकी समझ बहुत सीमित हो गई। कैसर ने ग्रीन पर बुरा प्रभाव डाला क्योंकि ग्रीन को लगा कि वह एक बहुत ही पाखंडी बुरा आदमी है। हालांकि ये पाखंडी और अहंकारी व्यक्ति वर्तमान में किसी अन्य व्यक्ति के पीछे खड़ा था। ये दूसरा आदमी और भी अधिक अहंकारी लग रहा था। सिर पर सफेद बाल और दाढ़ी से वह बुजुर्ग लग रहे थे। उसके चेहरे पर झुर्रियां थीं जो ऐसी लग रही थी जैसे वे मच्छरों को दबाकर मार डालेंगी। उन्होंने एक बहुत ही सामान्य जादुई वस्त्र के साथ साथ एक बहुत ही सामान्य छड़ी पहनी थी, लेकिन उनकी अभिव्यक्ति सामान्य नहीं थी। उसके चेहरे पर अधीरता की झलक दिख रही थी जबकि उसकी आंखें वास्तव में किसी भी चीज पर केंद्रित नहीं थी। हालांकि वह अंधा आदमी नहीं था। इसके विपरीत ये सिर्फ एक प्रदर्शन था जो उनके अहंकार को दर्शाता था। उन्होंने इनमें से किसी भी व्यक्ति को अपनी नजरों में जगह नहीं दी। उसके लिए ऐसा लग रहा था जैसे उसे महसूस हो रहा हो कि यहाँ हर किसी की मौजूदगी हवा के अलावा कुछ नहीं है, यहाँ तक कि इन वयस्कों के लिए भी। उसके पास ऐसा सोचने की योग्यता थी क्योंकि वह परसेल कबीले विंसेंट बफी के 2 संरक्षक देवताओं में से एक था। विंसेंट बफी एक बहुत ही दिलचस्प व्यक्ति थे। वह परसेल कबीले का एक प्रतिभाशाली जादुई प्रतिभा वाला व्यक्ति था और उसे जादू बहुत पसंद था। उन्होंने अपने पूरे जीवन में शादी नहीं की थी क्योंकि उन्होंने अपनी सारी ऊर्जा जादुई कानूनों के अध्ययन और शोधन विधियों का अभ्यास करने में केंद्रित कर दी थी। उनके पारस्परिक रिश्ते पूरी तरह खराब थे। परसेल कबीले ने ही उसे मारने के लिए कहा था। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जब से उन्होंने जादू सीखना शुरू किया तभी से परसेल कबीले ने उन्हें अपनी तलवार बना लिया था। कबीला जिसे भी मारना चाहता था वह मार देता था। इस मामले के अलावा एक और बात यह थी कि वह हत्यारा होने के साथ साथ एक अभ्यासी भी था। दूसरों ने कहा था कि वह पागल था। कुछ लोग कहते हैं कि वह खेती का पागल आदमी था, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वह अब 9वें दर्जे का देवता था। उनका अस्तित्व एक देवता, परसेल कबीले का संरक्षक देवता था। शायद यह उनके समर्पण और पागलपन का ही परिणाम था कि वे अपनी वर्तमान उपलब्धियां हासिल कर सके। बफी ने कई वर्षों से किसी की हत्या नहीं की थी। वह पहले से ही एक दशक से रैंक 9 देवता रहा है, लेकिन जब से वह 8वीं रैंक पर पहुंचा तब से उसने अभी तक किसी की हत्या नहीं की है। वह 30 साल पहले की बात है। इस बार कैसर किसी को हटाने के लिए उनसे मदद की गुहार लगाने गया था, इसलिए उसका रूप उसे बहुत अच्छा दिखा रहा था। याद रखें, बफी का स्वभाव अजीब था जो जादू में उसकी प्रसिद्ध प्रतिभा के बराबर था। बफी को देखकर ग्रीन की अभिव्यक्ति सिकुड़ने से बच नहीं सकी। वह बहुत स्पष्ट था कि रैंक 9 विशेषज्ञ कितना मजबूत था। वह अपनी स्थिति के प्रति उनके आत्मसम्मान के बारे में भी स्पष्ट थे, जो उन्हें आसानी से निचले स्तर के विशेषज्ञ पर हमला करने की अनुमति नहीं देगा। अगर वे शामिल भी हो गए तो भी वे ईमानदारी से काम करेंगे। लेकिन बफी वैसा नहीं था। बफी उसका सामना करने के लिए एक अनुचित व्यक्ति था। वह लोगों की हत्या करता था और उन्हें मार डालता था और वह एक ईमानदार व्यक्ति नहीं था क्योंकि वह आमतौर पर छिपकर हमले करता था। बफी को प्रकट होते देखकर ग्रीन ने तुरंत अपने दिल की रक्षा की। बफी को देखते समय वह पूरी तरह सतर्क था। हालांकि बफी की ओर वह अभी भी वहीं खड़ा था। प्रतीत होता है कि वह उद्दंड था। अंतरिक्ष के अंदर मैरिन भी स्थिति पर ध्यान दे रही थी। बफी की उपस्थिति पर उसका रंग बदल गया और उसने झाओ हाई से कहा, मास्टर, कृपया एक पल की सूचना पर ग्रीन को अंतरिक्ष में वापस जाने के लिए तैयार हो जाएं। ये बूढ़ा धुंधला आदमी जीना नहीं चाहता, यहाँ तक कि वह रैंक 9 विशेषज्ञ का सामना करने की हिम्मत भी कर सकता है। ये देखने के बाद मेरिन को सब समझ आ गया था। पहले उसे लगता था कि ग्रीन बिल्कुल सही नहीं लग रहा था, लेकिन अंत में भले ही उसे लगा कि कुछ गलत है, वह ये नहीं बता सकती कि यह क्या था। अब वह जानती थी कि ग्रीन एक रैंक 9 विशेषज्ञ का सामना करने के लिए तैयार था। इस प्रकार वह थोड़ा अजीब लग रहा था। झाओ हाई ने एक पल के लिए देखा, फिर उसका रंग बदल गया।
दादी मेरिन, आपने कहा था कि वहां खड़ा बूढ़ा व्यक्ति 9वीं रैंक का विशेषज्ञ है। झाओ हाई ने बूढ़े व्यक्ति का उल्लेख किया, जो निश्चित रूप से बफी था क्योंकि वह उपस्थित अन्य लोगों की तुलना में अधिक उम्र का नहीं दिखता था। मेरिन ने अपना सिर हिलाया और कहा, हाँ, उस बूढ़े व्यक्ति का नाम विंसेंट बफी है, जो लगभग 5 दशकों से एक प्रसिद्ध व्यक्ति है। वह एक साधना पागल, क्रूर हत्यारा था। एक बार जब वह रैंक 5 का जादूगर बन गया, तो परसेल कबीले ने उसे मारने के लिए इस्तेमाल करने के लिए उसे अपने पास रखा था। ये कहा जा सकता है कि उनकी संपूर्ण विकास प्रक्रिया हत्या में से एक थी, एक बहुत ही भयानक व्यक्ति। झाओ हाई का रंग बदल गया। हालांकि उसने पहले किसी रैंक 9 विशेषज्ञ को नहीं देखा था, फिर भी उसने रैंक 9 की ताकत के बारे में सुना था। चूंकि ग्रीन ही वह व्यक्ति था जिसकी वह सबसे अधिक परवाह करता था, इस समय जब ग्रीन एक रैंक 9 विशेषज्ञ का सामना कर रहा था, झाओ हाई ने लगभग तुरंत ही उसे वापस अंतरिक्ष में खींच लिया। हालांकि झाओ हाई ने तुरंत ऐसा नहीं किया, लेकिन उनका ध्यान पूरी तरह से बाहर पर केंद्रित था। जब तक वे कोई हरकत करते, वह तुरंत ग्रीन को वापस अंतरिक्ष में खींच लेता। ग्रीन ने बफी की ओर देखा और डूबती आवाज में कहा, कैसर बुजुर्ग, आपका क्या मतलब है? कैसर ने पीछे मुड़कर ग्रीन की ओर देखा। लोमड़ी की तरह हंसते हुए उसने गहरी आवाज में उत्तर दिया, ग्रीन, आज तुम यहाँ सगाई तोड़ने नहीं आए हो। इसके बजाय मैं आपको ये बता रहा हूँ, हम ही इस शादी को वापस ले लेंगे। ये रहा विवाह प्रमाण पत्र। जब वह ग्रीन की ओर उड़ रहा था तो उसने उसे कागज का एक टुकड़ा थमाया जो किसी धारदार ब्लेड जैसा लग रहा था। अक्सू साम्राज्य में एक प्रथा थी, यदि दो पक्षों की सगाई हुई हो और अचानक एक पक्ष सगाई तोड़ना चाहता हो, तो उन्हें पहले पहल करनी चाहिए और विपरीत पक्ष को सगाई के दस्तावेजों की एक प्रति देनी चाहिए। ग्रीन ने कागज के टुकड़े को देखा और अपना हाथ उठाया। कागज उसके हाथ में आ गया और उसने ध्यानपूर्वक उसमें लिखी सामग्री को पढ़ा। इसकी सामग्री बहुत सामान्य थी। इसमें कहा गया है कि परसेल कबीला बुडा कबीले के लिए आवश्यक सगाई तोड़ने के प्रस्ताव पर सहमत हो गया। इतना सरल है। ग्रीन ने कागज का टुकड़ा प्राप्त किया और उसे सावधानी से अपनी बाहों में रख लिया। उन्होंने कैसर की ओर देखा और कहा, ग्रीन फर्स्ट एल्डर को धन्यवाद देना चाहता है। कैसर ने ग्रीन की उपस्थिति को देखा, अजीब तरह से मुस्कुराया और उत्तर दिया, मुझे धन्यवाद मत दो, स्टीवर्ट ग्रीन। मैंने आपका अनुरोध स्वीकार कर लिया है, इसलिए यह अब समाप्त होता है। लेकिन तुम्हें मुझे भी तो कुछ देना चाहिए ना? ग्रीन ने कैसर की ओर देखा। वह जानता था कि उसका क्या मतलब है, लेकिन फिर भी उसने अलंकारिक रूप से उत्तर दिया, मुझे नहीं पता कि पहला बुजुर्ग क्या चाहता है, कृपया मुझे बताएं कि यह क्या है। कैसर ने व्यंग करते हुए कहा, क्या गलत है? क्या हेड सर्वेंट ग्रीन पहले ही भूल चुके हैं कि कुछ समय पहले ब्लैक वेस्ट में मैजिक बीस्ट दंगा हुआ था? हमने आपकी स्थिति देखने के लिए कई लोगों को भेजा, लेकिन हमने नहीं सोचा था कि आप वास्तव में उन्हें मार डालेंगे। ग्रीन, तुम्हें शायद पता होना चाहिए कि तुमने किसे मारा है ना? वे परसेल कबीले के सदस्य थे। क्या आपको लगता है कि आप परसेल कबीले के किसी भी सदस्य को मार सकते हैं? आपको मुझे इसका विस्तृत विवरण देना चाहिए। कैसर को देखते हुए ग्रीन की आंखों में ठंडक चमक उठी। उन्होंने खर्राटे लेते हुए कहा, कैसर, यहाँ कोई कृत्य मत करो। आपने लोगों को ब्लैक वेस्ट में क्यों भेजा जहाँ की मिट्टी और मौसम के बारे में सभी जानते थे? अब आप मुझसे एक खाता चाहते हैं? ठीक है, मैं आपको बताऊंगा। वे हथियार लेकर आए थे और मेरे बुडा कबीले के क्षेत्र में घुसपैठ की थी। वे स्पष्ट रूप से अच्छे नहीं थे। तो क्या वह स्पष्टीकरण पर्याप्त था? आप? कैसर ने ग्रीन की ओर गुस्से से देखा। उसने नहीं सोचा था कि बफी को देखने के बाद भी ग्रीन हिलेगा नहीं। इस मामले में चूंकि वह टस से मज नहीं हुआ, इससे वहां मौजूद लोग थोड़े हैरान हो गए। लेकिन उसने अभी भी इसके बारे में इतना नहीं सोचा था। वह तो बस यही चाहता था कि आज ग्रीन मर जाए। ग्रीन ने चाहे जो भी कारण बताया हो, उसे जीवित नहीं छोड़ा जा सका। उसने ठंडे स्वर में कहा, ग्रीन, मुझे मजबूर करने के लिए ये तुम्हारे बुडा कबीले की गलती है। मुझे असभ्य होने का दोष मत दो। हरे ने व्यंग्य किया, यहाँ पाखंडी मत बनो। तुम्हें पता है किसने किसको मजबूर किया? आपने पवन देवता को भी आने का निमंत्रण दिया। आपने उसे कितना भुगतान किया है? यदि मैं आपके प्रति विनम्र भी रहूं तो क्या आप मुझे जाने देंगे? सपने देखना बंद करो, कैसर। आप चले गए, परसेल कबीले पर आपका शासन खत्म हो जाएगा। ग्रीन ने कैसर की दुखती रग के बारे में बात की। भले ही उसने अभी परसेल कबीले पर शासन किया हो, इवान, दूसरा बुजुर्ग और तीसरा बुजुर्ग वास्तव में उसके साथ सत्ता के लिए लगातार संघर्ष कर रहे थे। उनसे निपटना एक संघर्ष था जिसे वह सहन नहीं कर सका। शक्तिहीनता की यह भावना कुछ ऐसी थी जिसे उसने पहले कभी महसूस नहीं किया था। लेकिन ये ठीक इसी वजह से था कि उन्होंने अभिनय करना और शानदार जीत का उपयोग करना पसंद किया ताकि वह प्रथम बुजुर्ग के रूप में अपनी स्थिति को मजबूती से बनाए रख सकें। कैसर ने ग्रीन की ओर देखा और दुर्भावना से कहा, अच्छा ग्रीन, आप अप्रत्याशित रूप से अप्रशंसनीय हो रहे हैं, तो फिर मुझे दोष मत देना। पवन संत महोदय, कृपया शुरू करें। उसने अभी ये शब्द कहे ही थे कि बफी के शरीर से नीली हरी रोशनी निकली। इस नीले हरे प्रकाश को दृष्टि से देखना कठिन था क्योंकि यह हरे रंग पर ऐसी गति से प्रहार कर रहा था जो किसी व्यक्ति की कल्पना से भी परे थी। ग्रीन के शरीर पर एक हरे रंग की सुरक्षा ढाल दिखाई दी, क्योंकि सफेद धुंध का एक समूह एक साथ ग्रीन के पीछे दिखाई दिया। धुंध को देखकर ग्रीन का चेहरा शांत होने के अलावा कुछ नहीं कर सका। वह हंसा और बोला, कैसर, तुम मुझे यहाँ रखना चाहते हो? यह आसान नहीं होगा, यहाँ तक कि 9वीं रैंक का विशेषज्ञ भी मुझे यहाँ नहीं रख सकता। परसेल कबीले, मेरी बात सुनने तक प्रतीक्षा करें। ग्रीन का शरीर सफेद कोहरे से ढका हुआ था जो बाद में धुंधले पिंजरे में बदल गया। जैसे ही उन्होंने बोलना समाप्त किया, उनका पूरा शरीर पूरी तरह से गायब हो गया। जब ग्रीन पूरी तरह से गायब हो गया, कैसर प्रतिक्रिया करने में सक्षम नहीं था। उसने सोचा नहीं था कि किसी भी हालत में ऐसा होगा। तभी बफी ने अचानक शांति से कहा, उस ट्रांसफर स्क्रॉल में कोई जादुई उतार चढ़ाव नहीं था। ये प्राचीन जादू प्रतीत होता है। आह, ये तो अच्छी बात है। बफी के शब्दों ने कैसर को ठीक कर दिया। उसने पीला चेहरा बनाकर कहा, महामहिम देवता, क्या वह भाग गया? बफी ने ठंडी खर्राटे लेते हुए कहा, बफी के हाथों से कोई नहीं बच सकता। हालांकि उसने जो जादू इस्तेमाल किया वह बहुत रहस्यमय था, फिर भी मेरी विंड ब्लेडेज ने उसे प्रभावित किया। वह गंभीर रूप से घायल हो गया। आज के बाद उनकी रैंक 8 की ताकत धीरे धीरे कम हो जाएगी। वह कहाँ से है? जाहिर है, बफी ने उन शब्दों को नहीं समझा था जो उन्होंने बोले थे। उन्होंने ग्रीन के साथ साथ उनके अस्तित्व को भी केवल लकड़ी के रूप में माना। कोई आश्चर्य नहीं, आखिरकार रैंक 8 की तुलना में रैंक 9 की ताकत रैंक के अंतर जितनी सरल नहीं थी। जो लोग रैंक 9 के नहीं थे वे उसकी नजरों में नहीं आते थे। अगर वह उन्हें देखता भी है तो उन्हें अनदेखा कर दिया जाएगा। जैसे ही कैसर ने बफी की बात सुनी, वह बहुत खुश हुआ। वह बहुत स्पष्ट था कि यदि बफी वास्तव में ग्रीन से उत्साहित था तो दूसरी बार अनुरोध करने के दौरान पूरा बुडा कबीला भाग नहीं पाएगा।
उन्होंने तुरंत कहा, प्रतिष्ठापित देवता, बुडा कबीले ने पहले एक गलती की थी और उन्हें ब्लैक वेस्ट में फोर्ट आयरन माउंटेन में भेज दिया गया था। मुझे विश्वास है कि आप उन्हें वहां पा सकते हैं। बफी ने अपना सिर हिलाया और कहा, मैं बस कैरियन स्वयं का पता लगाने के लिए बाहर जाने के बारे में सोच रहा था। उसकी आकृति चमक उठी और क्षेत्र से गायब हो गई। अंतरिक्ष में प्रवेश करने पर ग्रीन ने मुंह से खून उगल दिया। झाओ हाय और मेरिन एक पल के लिए चौंक गए, फिर वे तेजी से दौड़े और ग्रीन को पकड़ लिया। हरा पीला पड़ गया था, हालांकि सौभाग्य से वह सचेत था। झाओ हाय ने ग्रीन को पकड़कर पूछा, दादाजी ग्रीन आप कैसे हैं? कमजोर ग्रीन ने झाओ हाय की ओर देखा और कहा, मास्टर निश्चिंत हो सकते हैं, मैं नहीं मरूंगा। हालांकि वह 9वें रैंक का देवता था जिसका मैं विरोध नहीं कर सकता। ग्रीन के शरीर पर चोट लगने का कोई निशान नहीं दिखा, एक भी हड्डी टूटी नहीं थी। लेकिन जब मेरिन ने ग्रीन की जांच की तो उसने देखा कि उसके मेरिडियन घायल हो गए थे। यदि ये केवल मांस का घाव या हड्डी की चोट होती तो ये बहुत गंभीर नहीं होता और इसे ठीक होने में थोड़ा समय लगेगा। लेकिन अगर यह शिरोबिंदु था तो ये बहुत गंभीर चोट थी। हो सकता है कि इससे ज्यादा नुकसान न हो, लेकिन मूल रूप से ऐसी संभावना थी कि किसी को उसकी इष्टतम स्थिति में बहाल नहीं किया जा सका। जब ग्रीन ने हस्तक्षेप किया तो झाओ हाई कुछ कहना चाहता था। मास्टर, कृपया फोर्ट आयरन माउंटेन पर वापस जाएं। तुरंत सभी लोगों को वहां स्थानांतरित करें और सब कुछ, यहां तक कि मरे हुए लोगों को भी, वापस अंतरिक्ष में पैक करें। इस बार परसेल कबीला निश्चित रूप से किसी को वहां जाने के लिए भेजेगा और हो सकता है कि बफी भी वहां जाए। झाओ हाय एक पल के लिए हैरान रह गए और उन्होंने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। हालांकि मेरिन ने तुरंत कहा, मास्टर को जल्दी करनी चाहिए। रैंक 9 का विशेषज्ञ तेज होता है और यदि बफी सब कुछ ले जाने से पहले आ जाता है तो हमारा काम हो गया। झाओ हाई ने तुरंत मेरिन की ओर सिर हिलाया। दादी मेरिन, मैं दादाजी ग्रीन को आपके पास छोड़ दूंगा। मेग, वुडहेड, मेरे पीछे आओ। तीनों ने अनुपालन किया और झाओ हाई का फोर्ट आयरन माउंटेन तक पीछा किया। तीनों लोग फोर्ट आयरन माउंटेन पर एक झटके में दिखाई दिए। वुडहेड ने तुरंत दासों को संगठित किया ताकि वे कम से कम समय में अंतरिक्ष में प्रवेश कर सकें। झाओ हाई ने वास्तव में फोर्ट आयरन माउंटेन के चारों ओर विभिन्न चीजें रखी थी। अब फोर्ट आयरन माउंटेन में बहुत सारी चीजें थी, इसलिए वह केवल उतना ही ले सकता था जितना वह ले सकता था। वह पहले चक्की के पार्ट और बेलन लेने गया, फिर खरगोशों को ले गया और अंत में घाटी के लोगों को ले गया। झाओ हाई ने मक्के के अंकुर नहीं निकाले थे जिससे वे अच्छी तरह से विकसित हो सके। बफी वैसे भी मक्के के पौधे नहीं देख पाएगा। अगर वह उन्हें देख भी पाता तो भी वह उन्हें पहचान नहीं पाता। झाओ हाई ने सब कुछ इकट्ठा करने में 1 या 2 दिन बिताए। फिर उसने महल को नष्ट करने के लिए मरे हुओं को खुला छोड़ दिया। बाद में वह उन्हें वापस अंतरिक्ष के अंदर ले गया। गुलामों के पास समेटने के लिए भी बहुत सी चीजें थीं। हालांकि इनमें से कुछ चीजें बेकार थीं, लेकिन गुलामों के लिए वे बहुत महत्वपूर्ण थीं। वे इसे या उसे फेंकने के लिए तैयार नहीं थे। झाओ हाई के पास वास्तव में उन्हें दूर ले जाने का कोई अन्य साधन नहीं था। अंततः एक व्यस्त रात के बाद झाओ हाई ने सुबह तक पैकिंग पूरी कर ली। महल को उसके मूल रूप से नष्ट हो चुके स्वरूप में भी बहाल किया गया। यहाँ की स्थिति को देखते हुए झाओ हाई इस तथ्य से नफरत करने के अलावा कुछ नहीं कर सके कि उन्हें उम्मीद नहीं थी कि वे अंतरिक्ष में वापस जाएंगे। ये जादुई जानवरों के दंगों के कारण भी नहीं था, बल्कि मनुष्यों के कारण था। हालांकि झाओ हाई को आभारी महसूस हुआ क्योंकि अंतरिक्ष में प्रवेश करने के बाद फोर्ट आयरन माउंटेन के भीतर एक आकृति दिखाई दी। यह आदमी बफी था। जब वह फोर्ट आयरन माउंटेन में था तो झाओ हाई ने उस पर ध्यान दिया। झाओ हाई को झटका लगा। पहली बार उसे समझ आया कि रैंक 9 कितना शक्तिशाली होता है। कासा सिटी से फोर्ट आयरन माउंटेन तक अगर वे सामान्य रास्ते पर जल्दी करते तो भी 1 महीने का समय लगता। भले ही झाओ हाई ने अपने अजीब आकार के मरे हुए का उपयोग किया हो, फिर भी यात्रा में आधे महीने का समय लगेगा। झाओ हाई को सबसे अधिक झटका इस बात से लगा कि बफी न तो चलता था और न ही दौड़ता था, बल्कि वह बिना किसी सहायता के हवा में उड़ जाता था। ये दृश्य देखकर झाओ हाई हैरान रह गए। 9वीं रैंक के व्यक्ति की सबसे बड़ी क्षमता अंतरिक्ष में उड़ना था, इसलिए उन्हें छद्म देवता या देवता कहा जाता था। बफी ने 9 साल से भी अधिक समय पहले रैंक 9 में प्रवेश किया था। रैंक 9 के रूप में उन्हें एक शक्तिशाली अस्तित्व माना जाता है। साथ ही उसकी शक्ल भी देखिए, ऐसा लगता है जैसे वह यहाँ सिर्फ हमें ढूंढने ही नहीं आया था। मास्टर, कृपया शराबी को सावधान रहने के लिए कहें। बफी कैरियन दलदल में प्रवेश कर सकता है। मेरिन ने उसके पास बैठकर उदास होकर यह सब कहा। मेरिन का मूड खराब था। इस बार ग्रीन को बहुत अधिक चोट लगी थी, उनके कई शिरोबिंदु घायल हो गए थे। उनके ठीक होने के बारे में सोचना मुश्किल था। अगर वह भविष्य में ठीक भी हो गया तो भी उन्हें डर था कि वह अपनी मूल स्थिति में वापस नहीं लौट पाएगा। झाओ हाई ने ठंडी आवाज में कहा, ठीक है, हम परसेल कबीले को भोजन की आपूर्ति बंद कर देंगे। आइए देखें कि वे इससे कैसे निपट सकते हैं। मेरिन ने अपना सिर हिलाया और कहा, मास्टर, उनकी भोजन आपूर्ति में कटौती करना अच्छा नहीं है। यदि हम ऐसा करते हैं तो इससे परसेल कबीले को प्रतिशोध का सामना करना पड़ेगा। भले ही हम वे नहीं हैं जिनके खिलाफ वे जवाबी कार्रवाई करेंगे। मिस लॉरा के बारे में क्या? हमारे पास उसके बारे में भी सोचने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। झाओ हाई ने शांति से देखा और मजबूती से मुट्ठी हिलाते हुए कहा, इस तरह की चीज को समाप्त माना जाता है। मैं सुलह करने को उतना इच्छुक नहीं हूं। मेरिन ने एक सांस ली और झाओ हाई की पीठ थपथपाई। मास्टर, हमें अभी सहना होगा। बाद में, एक बार जब हम पर्याप्त शक्तिशाली हो जाएंगे तो हम उनके खिलाफ लड़ सकते हैं। झाओ हाई ने भी खुद को शांत करने के लिए कुछ सांसें ली। इस बार वह सचमुच क्रोधित था। ग्रीन एक बुजुर्ग थे जिनका वह सम्मान करते थे। जब से वह यहाँ आग महाद्वीप में आया था, ग्रीन लगातार उसके प्रति प्रेम रखता था। ऐसा लगता था जैसे वह उसका अपना दादा हो क्योंकि वह उसकी बहुत परवाह करता था। अब जब ग्रीन परसेल कबीले द्वारा घायल हो गया था, झाओ हाई कैसे नाराज नहीं होंगे। झाओ हाई शांत हो गए, मेरिन की ओर देखने लगे और पूछा, दादी मेरिन, दादाजी ग्रीन के साथ स्थिति कैसी है? मेरिन ने भौहें चढ़ा दी। अच्छी बात नहीं है। उनके शिरोबिंदु घायल हो गए थे और यदि उन्हें ठीक से नहीं संभाला गया तो उनकी ताकत वापस आ जाएगी। उनके लिए फिर से 8वीं रैंक का विशेषज्ञ बनना असंभव हो सकता है। झाओ हाई ने अपने दांत पीस लिए और मेज पर मुक्का मारा। वह खुद से नफरत करता था। वह अपना स्तर तेजी से क्यों नहीं बढ़ा सका? यदि उसने ऐसा किया तो बेहतर जड़ी बूटियां लगाई जा सकेंगी जो ग्रीन को ठीक होने में मदद कर सकती हैं। जड़ी बूटियों के बारे में सोचने के बाद झाओ हाई को अचानक याद आया कि उसके स्थान पर 4 जादुई आड़ू थे जो अछूते रह गए थे। जब उसे जादुई आड़ू प्राप्त हुआ तो अंतरिक्ष ने संकेत दिया कि जादुई आड़ू का मांस चोटों को ठीक कर सकता है। एक विचार के साथ झाओ हाई ने अपना हाथ घुमाया और एक बड़ा आड़ू दिखाई दिया।
उन्होंने आड़ू को मेरिन को सौंप दिया और कहा, दादी मेरिन, कृपया इस आड़ू को दादाजी ग्रीन को दे दें। आड़ू का मांस उसकी चोटों को ठीक कर सकता है। हालांकि मैं प्रभावों के बारे में ज्यादा नहीं जानता, कृपया बीज भी छोड़ दें। मेरिन निश्चित रूप से जानती थी कि जादुई आड़ू क्या है, हालांकि वह नहीं जानती थी कि फल का गूदा चोटों को ठीक कर सकता है। अब जब झाओ हाई ने इसे निकाल लिया था तो उसने सोचा कि यह संभव हो सकता है। मेरिन ने तुरंत जादुई आड़ू ले लिया। ठीक है, मैं इसे ग्रीन को दिखाऊंगा। वह खड़ी हुई और कमरे से बाहर चली गई। झाओ हाई खड़े हुए और कहा, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। वे ग्रीन के कमरे में गए जहां ग्रीन अपने बिस्तर पर लेटा हुआ था। उसका शरीर बहुत कमजोर लग रहा था। उसका चेहरा पीला पड़ गया था और आमतौर पर गंभीर और मजबूत बूढ़ा आदमी अभी बहुत कमजोर लग रहा था। मेग ही ग्रीन की देखभाल कर रही थी। मेरिन ने प्रवेश किया और तुरंत आड़ू को ग्रीन के हाथ में रखते हुए कहा, इसे तुरंत खाओ। मास्टर ने अभी अभी इसे निकाला था और कहा था कि इस आड़ू का गूदा घावों का इलाज कर सकता है। ग्रीन एक पल के लिए स्तब्ध रह गया, फिर उसे याद आया कि ऐसी कोई बात है। वह धीरे धीरे उठा और अभद्रतापूर्वक जादुई आड़ू उठाया और काट लिया। उसने अभी अभी त्वचा को खाया था और महसूस किया कि आड़ू का रस बाहर निकल रहा है। ग्रीन ने इसे पूरा चूसने में जल्दबाजी की। पूरा जादुई आड़ू आड़ू के रस में बदल गया और फिर कुछ अलग होता हुआ उसके मुंह में बह गया। जब उसने आड़ू से सारा रस निकाल लिया तो आड़ू की त्वचा भी तरल में बदल गई और ग्रीन के मुंह ने उसे चूस लिया। अब उसके हाथ में सिर्फ बीज ही बचा था। हाँ, जादुई आड़ू का बीज कोर अलग था। सामान्य आड़ू के बीज में प्राकृतिक दिखने वाला गड्ढा होता था, जबकि मैजिक आड़ू का बीज चिकना होता था। इसका व्यास लगभग 5 सेंटीमीटर था, रंग गहरा भूरा था और बीच में एक सफेद बिंदु था। ये छोटा सा बिंदु उभरा हुआ है। यह आड़ू के बीज जैसा कुछ भी नहीं लग रहा था। ये धातु जैसा दिखता था, कुछ कुछ ग्रेनाइट के छोटे संस्करण जैसा। झाओ हाय और अन्य लोग मदद नहीं कर सके, लेकिन उत्सुक हो गए जब उन्होंने आड़ू के गड्ढे को देखा। हालांकि यह आड़ू का गड्ढा जादुई आड़ू के अंदर था, सतह चिपचिपी नहीं थी और यह वास्तव में बहुत सूखी थी। ग्रीन को अपने शरीर के भीतर गर्मी बहती और बढ़ती हुई महसूस हुई। उसने तुरंत आड़ू की गुठली नीचे रख दी और खेती शुरू कर दी। धीरे धीरे गर्मी का प्रवाह बड़ा और बड़ा होता गया। उसकी बैटल क्यूई के साथ यह उसके पूरे शरीर में प्रवाहित हुई। उसकी क्षतिग्रस्त मेरिडियन, जब तक ये गर्मी बहती रहेगी, तुरंत आरामदायक महसूस करेगी। यह एहसास, मान लीजिए कि यह ऐसा था जैसे आपका पूरा शरीर गर्म पानी के झरने में भीग गया हो। ग्रीन ने वाइल्ड ड्रैगन बैटल क्यूई का भी अध्ययन किया। इस दुनिया में बैटल क्यूई को 2 संस्करणों में विभाजित किया गया था। एक संस्करण का श्रेय बैटल क्यूई को दिया गया, जबकि दूसरे को गैर विशेषता बैटल क्यूई कहा गया। जिम्मेदार बैटल क्यूई केवल तभी लागू होती है जब शरीर और बैटल क्यूई की विशेषता एक दूसरे के अनुरूप होती है। तभी कोई इसका अभ्यास कर सकता है। उदाहरण के लिए, यदि किसी का शरीर वायु तत्व वाला है तो वह पवन तत्व बैटल क्यूई का अध्ययन कर सकता है। यदि कोई जल तत्व बैटल क्यूई का अध्ययन करना चाहे तो यह असंभव होगा। उन्हें अपने मेरिडियन पर चोटें भी लग सकती हैं या आकस्मिक जादुई डिस्चार्ज हो सकता है। हालांकि इस प्रकार की बैटल क्यूई की एक सीमा थी, लेकिन यह निर्विवाद था कि ऐसी बैटल क्यूई शक्तिशाली थी। इसके अलावा जिन अभ्यासकर्ताओं की अपनी अपनी विशेषताएं मेल खाती हैं, उनकी अभ्यास करते समय गति बहुत तेज होगी। हालांकि बैटल क्यूई को आमतौर पर प्रमुख कुलों द्वारा नियंत्रित किया जाता था, इसका बहुत कम हिस्सा बाहरी लोगों को बताया जाता था। अन्य बैटल क्यूई गैर विशेषता बैटल क्यूई थी। इस गैर विशेषता बैटल क्यूई का मतलब था कि कोई भी इसे सीख सकता है, चाहे उसके शरीर की संरचना कुछ भी हो। ये गैर विशेषता बैटल क्यूई थी। गैर विशेषता बैटल क्यूई को भी 2 भागों में विभाजित किया गया था, एक निम्न स्तर का और दूसरा उच्च स्तर का। निम्न स्तरीय गैर विशेषता महाद्वीप पर बहुत आम थी। हर जादुई सैन्य अकादमी इसे सीख सकती है। यहाँ तक कि सेना ने भी कुछ अभ्यासकर्ताओं को ऐसी गैर विशेषता बैटल क्यूई अभ्यास विधियां सिखाईं। हालांकि निम्न स्तरीय गैर विशेषता बैटल क्यूई को विकसित करने से सकारात्मक परिणाम प्राप्त करना बहुत कठिन था। दूसरा प्रकार उच्च स्तरीय गैर विशेषता बैटल क्यूई था। बैटल क्यूई की इस प्रकार की शक्ति बैटल क्यूई से भी बदतर नहीं थी और इसका अभ्यास करने वाले लोगों की संख्या महाद्वीप में बहुत दुर्लभ थी। बुडा कबीले का वाइल्ड ड्रैगन बैटल क्यूई एक प्रकार था जो उच्च स्तरीय गैर विशेषता बैटल क्यूई के इस समूह से संबंधित था।